अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं जी। कैफ 1 FAR 1 का। कैसे हैं आप लोग? अरे कैसे हो? ठीक हो? कल हमने जो पढ़ा था उसमें कोई मसला मसाइल रिवाइज करें ना फटाफट। कल की रिवीजन बहुत जरूरी होती है, आपको पता है। क्या ख्याल है? हमने कल कहा था जी हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16। ठीक है जी। ये एक से शुरू हुए थे, चलते 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 41 तक गए, फिर 41 पे IES आना खत्म हो गया और फिर IFRS आना शुरू हो गए। बीच में से कई सारे खत्म भी हो गए हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल हम फिलहाल जैसे आप IES 2 पढ़ के आए हैं इन्वेंट्रीज, ठीक है। अब वो पूरा इन्वेंट्रीज तो हम उस तरह से नहीं पढ़ेंगे, हाँ थोड़ा बहुत जितना जरूरत होगा 2-3 दिन लगा के यहाँ पे पढ़ लेंगे। खैर, तो IAS 16 हमने कल स्टार्ट किया था, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये स्टैंडर्ड उन आइटम्स के साथ डील करता है जो कई साल बिजनेस को फायदा देने वाले हों, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ना हो। इसकी डेफिनेशन क्या होती है इस स्टैंडर्ड में देख लेंगे। फिलहाल सादा बातें जो कल की थी वही दोबारा कर रहा हूं, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि ये नॉन करंट एसेट्स से डील करता है। नॉन करंट एसेट क्या होते हैं? वो रिसोर्सेज जो 1 साल से ज्यादा अरसे तक फायदा दें। और एसेट क्या होता है? वो रिसोर्सेज जो बिजनेस को फायदा दें और बिजनेस के कंट्रोल में हो। तरतीब से यूं चले थे कि एसेट एक ऐसा रिसोर्स होता है जो बिजनेस को फ्यूचर में फायदा देगा और बिजनेस के कंट्रोल में। अगर उस फायदे का टेन्योर 1 साल से ज्यादा अरसे फैला हुआ है तो ये नॉन करंट एसेट, ठीक है। फिर हमने ये कहा था कि जी कॉस्ट है, एक कॉस्ट वो है जिसका फायदा हम ले चुके, उसको हमने एक्सपेंस आउट कर दिया था। एक कॉस्ट वो है जो आज हमने इनकर तो कर दी है लेकिन उसका फायदा अगले कई साल हमने लेना है, तो फिर इसकी कॉस्ट को एलोकेट कर देना है इस एसेट की जितनी लाइफ है, जितने अरसे तक फायदा फैला हुआ है इस रिसोर्स का, इस कॉस्ट से जितना अरसा फायदा आना है इस कॉस्ट को भी उतने अरसे पे फैलाकर एक्सपेंस बनाए। इस फिनोमिना को हमने कहा था डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या हमने कहा था क्या होती है? डेप्रिसिएशन क्या होती है? इज अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। सिस्टमैटिक एलोकेशन का मतलब क्या है? कोई ना कोई मेथड होना चाहिए, कोई तरतीब होनी चाहिए। ऐसे नहीं मुंह उठाया जो मर्जी परसेंटेज लगा दी, एक तरतीब से चलना है, ठीक है। तो कुछ मेथड्स हैं, 4 मेथड्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। 3 ज्यादा यूज होने वाले हैं, एक बस MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू सम ऑफ ये डिजिट भी पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमने सिर्फ एक ही मेथड पढ़ा था डेप्रिसिएशन का, वो है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ या कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू रेट। स्ट्रेट लाइन मेथड है, लाइफ और रेट एक ही चीज है, मतलब लाइफ है तो डिवाइड कर दें, उसी को रेट में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर दें, आंसर सेम आएगा। ये भी हमने बीच में थोड़ा सा पढ़ा था कि अगर आपको लाइफ को रेट में कन्वर्ट करना हो या रेट को लाइफ में कन्वर्ट करना हो तो फॉर्मूलाज क्या है। अगर लाइफ को रेट में कन्वर्ट करना है तो 1 ओवर लाइफ इंटू 100 करें, और अगर आपने रेट को लाइफ में कन्वर्ट करना है 1 ओवर रेट, डेसिमल के साथ पॉइंट्स में लिखेंगे आप, ठीक है। अच्छा, फिर हमने यहां पे क्या कहा था जी कि कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू जो है, ये येलो वाली चीज क्या कहलाती है? डेप्रीशिएबल अमाउंट। मतलब ये वो अमाउंट है जो डेप्रीशिएट होनी है। अब अगर आप गौर करें तो कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करके बाकी फिगर को हम डेप्रिशिएट करते थे। क्यों? क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ये ऐसी अमाउंट है जो लाइफ के एंड पे एक्सपेक्टेड है रिसीव हो जाएगी। तो जब एक चीज एसेट की यूजफुल लाइफ जितना हमने इस्तेमाल करना है उसको इस्तेमाल करके जब खत्म करना है तो उस लाइफ के एंड पे अगर उसने हमें एक चीज में कुछ पैसे ला देने हैं तो वो वैल्यू के अंदर लूज होना तो है ही नहीं, वो तो वैल्यू की कमी है ही नहीं, यानी वो वैल्यू तो कम होनी ही नहीं है, रेजिडुअल वैल्यू तो हमें वापस मिल जानी है, तो कैसे उसको एक्सपेंस आउट कर दें, ठीक है ना। तो इसलिए रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करके डेप्रीशिएबल अमाउंट निकालते हैं जिसको यूजफुल लाइफ के ऊपर डेप्रिशिएट करते हैं। ये इस मेथड की बात हो रही है, दूसरे में जाके हो सकता है ये चीज बदल जाए। फिलहाल मैंने आज भी सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड ही करवाया है, बस उसके लेजर बना लिए, उसके एक्सट्रैक्ट्स बना लिए, जर्नल एंट्रीज कर ली। आज हमने जो कुछ हो सकता था मुमकिन तौर पर वो कर लिया। डिस्पोजल आप लोगों ने पढ़ा होता है इंट्रो में? शुक्र है कुछ तो नहीं पढ़ा होगा, कल फिर वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो स्ट्रेट लाइन में ही डिस्पोजल करवा के फिर मैं कल रिड्यूसिंग बैलेंस की तरफ मूव करूंगा, लेकिन कल एंड पे जाके, फिर परसों शायद उसका डिस्पोजल। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम चलते चले जाएंगे। तो इंट्रो भी चल रही है लेकिन बीच में साथ ही FAR 1 की चीजें
आती रहेंगी, आपको नहीं महसूस होगा। मैंने आपको पहले दिन कह दिया था कि ये सारा कुछ FAR1 का पार्ट है, इसको ये ना समझिएगा कि ये इंट्रो रिवाइज हो रही है, नहीं, ये इसी तरह से ये टेस्ट होना है, बिल्कुल FAR1 के अंदर उसका पार्ट है। तो शुक्र करें ये इस तरह से पढ़ा जा रहा है कि शुरू से ही पढ़ा जा रहा है, टेस्ट सारा इकट्ठा होना है, ठीक है। तो रेजिडुअल वैल्यू क्या है? रेजिडुअल वैल्यू क्या है? रेजिडुअल वैल्यू जो अमाउंट एक्सपेक्टेड है टू बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ एसेट्स यूजफुल लाइफ, ये वही होती है ना जो बिकते वक्त रिसीव होती है, ये वही अमाउंट होती है ना। वो क्या होता है? हाँ जी, डिस्पोजल पढ़ाऊंगा तो सेल प्रोसीड के बारे में बताऊंगा, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। पहली बात मैं यूं मिसाल लेता हूं, हमने अज्यूम किया था कल एसेट की लाइफ है 4 साल, चौथे साल के एंड पे 20 रुपए मिलेंगे। ने कहा था लाइफ के स्टार्ट में खड़े होकर ये अंदाजा है कि लाइफ इसकी 4 साल की लाइफ के एंड पे 20 रुपए इससे हमें आएंगे। तो ये क्या है? ये एस्टिमेट हमने किस दिन लगाया है? स्टार्ट में। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे 4 साल गुजर गए, चौथे साल का एंड आ गया। जरूरी नहीं है हम बेच दें, ये इंशाल्लाह कल एक सवाल आज करना था, वैसे आपके हैंडआउट में लिखा हुआ था लेकिन वो आज नहीं हो सका, वो फिर कल पे चला गया। तो जरूरी नहीं होता कि एसेट 4 साल पूरा होने के बाद लाजमी है कि बेच भी दें, फुली डेप्रिशिएट हो जाता है, लेकिन चला सकते हैं, वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। फिलहाल बात मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि मिसाल के तौर पे 4 साल एंड हो गए, 4 साल के एंड पे हमने देखा था कल 20 रुपए की रेजल वैल्यू बची हुई थी एसेट की, ऐसा ही था ना, 20 रुपए की बचती थी ना। अब अगर हम चौथे साल के एंड पे डिसाइड करें कि इसको बेचना है, तो हम बाजार में जाएं तो हो सकता है हमें 20 अंदाजा लगाया था 20 ही मिल जाए, हो सकता है 20 की बजाय 30 मिल जाए, हो सकता है 20 की बजाय 15 मिले, 10 मिले। अब ये जो बेचते वक्त मिलना है ये क्या कहलाता है? सेल प्रोसीड। इसको कभी भी रेजिडुअल वैल्यू से कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है ना। अगर हमने अंदाजा लगाया था 20 रुपए एंड पे मिलेंगे, एंड पे गए 30 मिल गए, गेन हो गया। इंशाल्लाह डिस्पोजल कल पढ़ेंगे ना तो गेन लॉस आएगा, ठीक है ना। और अगर हमारा अंदाजा था 20 मिलेंगे, बेचने गए सिर्फ 15 मिले, 5 का नुकसान हो गया, ठीक हो गया ना। अच्छा, ये तो हमने फर्क थोड़ा सा जरा जरूरी फर्क है, आगे जाके ना ये ऐसे खामखा में कंफ्यूज कर रहा होता है। तो रेजिडुअल वैल्यू क्या है? वो पैसे जो एंड पे मिल गए, वो पैसे जो डिस्पोजल के वक्त मिले हैं, वो रेजिडुअल वैल्यू होती है ना। कभी नहीं, कभी नहीं। रेजिडुअल वैल्यू क्या है? लाइफ के स्टार्ट पे खड़े होकर एक अंदाजा लगाया जाता है कि लाइफ के एंड पे ये मिलेंगे। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि लाइफ के एंड पे, पहले मैंने कहा ना लाइफ के एंड पे इतने ही मिले, कम ज्यादा भी मिल सकते हैं। अगली बात एक और सुनो, यह भी जरूरी नहीं है कि एसेट बेचने के लिए जरूरी शर्त 4 साल इस्तेमाल करना है। हमें 1 साल बाद हम कहें यार गाड़ी ली थी 4 साल सोचा था इस्तेमाल करेंगे, मजा नहीं आया, पसंद नहीं आई, कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई हमें तो गाड़ी, यार छोड़ो यार 1 साल बाद ही बेच देते हैं, कोई नई ले लेते हैं। क्या पाबंदी है? इसका मतलब आपने इस दिन खड़े होकर सोचा 100 रुपए की गाड़ी खरीदी थी ना, कल 100 की खरीदी थी ना, एसी था, चलो गाड़ी है, ठीक है, 100 रुपए की गाड़ी खरीदी थी, हमने सोचा था 4 साल इसको इस्तेमाल करेंगे, चौथे साल के एंड पे 20 रुपए हमें दे देगी, ठीक है। अब हमने वो 100 में से 20 माइनस करके डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर दी थी, ठीक हो गया। पहले साल के एंड पे 1 साल ही गुजरा था, हमने कहा इसको बेच दो। अब क्या वो 20 रुपए ही लाएगी? नहीं, शायद 80 मिले, शायद 70 मिले, शायद 90 मिले, तो वो क्या होगा? नहीं, वो जो पैसे मिलेंगे वो क्या होगा? सेल प्रोसीड्स। तो सेल प्रोसीड्स और रेजिडुअल वैल्यू को कभी कंफ्यूज अब आपको नहीं करना चाहिए। तो सेल प्रोसीड्स कब आएंगी? जब एसेट एक्चुअल में बिकेगा, बिक के जो पैसे आने हैं, ठीक है। रेजिडुअल वैल्यू रिसीव नहीं हुई हमें अभी, 1 मिनट। रेजिडुअल वैल्यू लाइफ के स्टार्ट में जब एसेट खरीदा है उस दिन खड़े होकर एक अंदाजा लगाया है, ये बदल भी सकता है आगे जाके, चेंज इन एस्टिमेट की अकाउंटिंग भी हमने पढ़नी है, ठीक है जी। फरमाएं। तो कोई गेन लॉस नहीं, नो गेन नो पेन, ओके जी। यस, वैसे तो मैं नॉर्मली यहां बता दिया करता था, लेकिन इस बार मैंने नहीं बताया, डिले कर दिया थोड़ा सा, कि इस डेप्रिसिएशन के फॉर्मूला में, चलो अब आप कह रहे हो तो सुनो, अब सुबह वाली क्लास ने नहीं सुना हुआ, फिर मुझे दोबारा बात करनी पड़ी, खैर चले। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है ना, ये एस्टीमेट है, ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलता है ये खुद ही एस्टीमेट है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉस्ट के अलावा हर चीज एक एस्टीमेट है। रेजिडुअल वैल्यू का अंदाजा है, बदल भी सकता है, कोई सही इस्तेमाल करता है एसेट, कोई अन्य वाह करता है,
ठीक है, बदल सकती है रेजिडुअल वैल्यू, 2 साल बाद ही बदल सकती है। लाइफ अंदाजा है, बदल सकती है। इवन डेप्शन मेथड एक अंदाजा है। लग रहा था हर साल फायदा कम होता जाएगा, लेकिन 2-3 साल बाद देखा यार मशीन जापानी बड़ी जबरदस्त मशीन है यार, ये हर साल बराबर फायदा दे रही है, तो रिड्यूसिंग बैलेंस की बजाय स्ट्रेट लाइन पे आ सकते हैं। तो एस्टीमेट्स हैं, चेंज हो सकते हैं, इसको चेंज इन एस्टीमेट कहते हैं। इसकी अकाउंटिंग सीखेंगे, इससे ज्यादा फिलहाल आपने इसके बाद बल्कि इतना भी नहीं सोचना, जब बारी आएगी तो वो फिर सोचवा लूंगा आपसे, ठीक है जी। रेजिडुअल वैल्यू बिकने पर नहीं मिलती, रेजिडुअल वैल्यू अंदाजा है कि मिलेगी। जब बिकने का वक्त आया तो हो सकता है उतने ही मिले, हो सकता है उससे ज्यादा उससे कम मिले, हो सकता है वो रेजिडुअल वैल्यू वाले मौके से पहले ही हम बेच दें, हो सकता है उसके भी बाद जाके बेचें, ठीक है ना। तो बस ये 2 चीजों का फर्क रखना है आपने प्लीज। रेजिडुअल वैल्यू क्या है? एक अंदाजा है जो एसेट खरीदते ही हमने लगा लिया कि एंड पे मिलेंगे, लाइफ के एंड पे मिलेंगे, ठीक है। जब एक्चुअल में बिकता है तो वो जो पैसे आते हैं वो सेल प्रोसीड है। रेजिडुअल वैल्यू का क्या मकसद होता है? डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में इस्तेमाल होना। और सेल प्रोसीड का क्या मकसद होता है? वो कल देखेंगे गेन लॉस निकालने के लिए जब डिस्पोजल होता है। दोनों में फर्क है जी। चेंज इन एस्टीमेट पढ़ाऊंगा, 2 दिन रुक जाओ, पूरा 1 दिन लगेगा, पढ़ेंगे। मैंने बोला है ये एस्टीमेट्स हैं, मैंने इसलिए पिछली क्लास में बोला ही नहीं था, ये आप लोगों ने खुद ही मुझे छेड़ के ये बात करवाई है। चेंज इन एस्टीमेट समझाऊंगा क्या होता है, फिर उसकी अकाउंटिंग सिखाऊंगा, पूरा 1 दिन लगाना है हमने, रिलैक्स रहे, ठीक है। अभी जरूरत नहीं है उसकी, ओके जी। एसेट क्या होता है? डेप्रिसिएशन क्या होती है? रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू कॉस्ट में एक्यूमुलेशन होती थी, ठीक है ना। ये क्या है? और इसको कन्वर्ट करना हमने सीखा था, बस यही काम ही किया था। वेले हो कुछ भी नहीं किया कल हमने, फिर कल तो इंट्रोडक्शन देता। तो जी जो बच्चे आज आए दोबारा हाथ खड़ा करें। पहला दिन वाले कल वाला हमने भी रिवाइज किया है, बल्कि अभी भी अगला सवाल हम कल वाला ही करने लगे हैं, ठीक है। आपको जो आज आपका हैंडआउट मिला है, भाई साकिब को नहीं बुलाया किसी ने? ये दूसरी क्लास में कोई बंदा बैठा है तो साकिब को बुला लें प्लीज। अच्छा जी क्वेश्चन 1, 2 ये होमवर्क में थे। क्वेश्चन 4 और 5 भी होमवर्क में थे। क्वेश्चन 4 और 5 का जो सॉल्यूशन है वो आपके आज वाले हैंडआउट के एंड पे है। अगर आप गौर फरमाएं तो पेन आई डोंट हैव। बैग रागले। अच्छा जी जज़ाकल्लाह यार, मैंने भी देखा था वैसे बाय द वे, सच्ची। और रेस्ट मारते हैं जी। आज वाला हैंडआउट ये आपका, इसके अंदर एंड पे दूसरे सफे पे यानी कि बैक साइड पे आप देखेंगे तो 4 और 5 का सॉल्यूशन मिलेगा। इसको अब घर जाके चेक कर लेना, ठीक है। मैं एक सवाल फिर भी करवाऊंगा, 1 मैं करवाऊंगा, 2 बस फ्रैक्शन का ही लगना है, वो वहां पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 3 और 4 का सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल है, ओके। सॉरी 4 और 5 का, 1 और 2। तो 1 को करके देख लेते हैं। मिस्टर आतिफ हैज परचेज्ड अ व्हीकल। कल वाला हैंडआउट ये देखें ऊपर लिखा हुआ है लेक्चर 1। कल वाला हैंडआउट ही हुआ है आज, बस होमवर्क नया मिल गया जी। आमिर भाई कह रहे हैं थोड़ा कैमरे में आए। मैं इतना बड़ा सारा तो हूं फिर भी नहीं आ रहा आपके कैमरे में। अब ठीक है भाई। अच्छा जी, मिस्टर आतिफ हैज परचेज्ड अ व्हीकल। Its cost on 1st January 8 was 50,000. Its life is 4 साल्स. Calculate depreciation for 4 साल्स using straight line method. Year end है 31 दिसंबर। कल वाला फॉर्मेट जी। मैंने आपको कहा था कि फॉर्मेट एक रखना है। डिफरेंट टीचर्स से बच्चे पढ़ के आते हैं, सभी ठीक होते हैं अपनी जगह पे, लेकिन चूंकि अब हमने अगला पूरा सेशन पढ़ना है तो एक क्लास में तो फिर डिफरेंट फॉर्मेट्स नहीं चल सकते, इसलिए एक फॉर्मेट के ऊपर हम आ जाएंगे। एक बात ये कही थी। दूसरी बात मैंने ये कही थी कि जिस मेथड में मैंने आपको डेप्शन एक्सपेंस की कैलकुलेशन सिखाई है, डेप्शन एक्सपेंस बेसिकली इस मेथड से नहीं निकलता। ये तो सिर्फ एसेट को प्रेजेंट करने का तरीका है,
कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू, ये एसेट को प्रेजेंट कर रहे होते हैं हम इस तरह से, ठीक है ना। तो मेथड चाहे स्ट्रेट लाइन होगा, चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस होगा, चाहे सम ऑफ यील्ड होगा, चाहे आउटपुट होगा, हमने इसी वर्किंग के फॉर्मेट के ऊपर रखना है। इवन रीवैल्यूएशन में मैंने आपको कहा था इसी वर्किंग के आगे 2 कॉलम्स हम मजीद ऐड करेंगे, हमारी रीवैल्यूएशन भी हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, डेट, डिस्क्रिप्शन, कोई अच्छा सा मार्कर ही नहीं मिल रहा यार, दिखाओ जरा, ये सारे ब्लैक मार्कर उठा दो मुझे। एक मिनट, सारे ही ट्राई करने पड़ेंगे मुझे लग रहा है जी। मैंने कहा रीवैल्यूएशन में भी इसी वर्किंग के आगे 2 कॉलम्स आ जाएंगे, ठीक है। ये भी गया, बिस्मिल्लाह, कोई पे चलेगा। असल में ना मुझे तो मसला नहीं है, लेकिन मुझे यूं लग रहा होता है कि ये एंड वाले बच्चों को शायद नजर नहीं आ रहा। भाई नजर आ रहा है आपको? आपको भाई हाइब्रिड वालों, बॉयज हाथ खड़ा करो, नजर आ रहा है सही? गर्ल्स ओके जी। आतिफ हैज परचेज ऑफ व्हीकल, कॉस्ट 1 जनवरी 8 पर, यानी डेट ऑफ परचेज है, वॉज 50,000, लाइफ इज 4 years। मेथड कौन सा है? खामोश भी होता तो स्ट्रेट लाइन लगाते, ठीक है। तो 1 जनवरी 2000, कॉस्ट बेहतर है कुछ मार्कर जी, 50,000, चलो अभी 1000 ही लिख लो, अगला सवाल करते हैं फिर 1000। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, किस दिन करेंगे? तो 31 दिसंबर 2008 पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, फॉर्मूला कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ या इनटू रेट। अब लाइफ गिवन है, रेट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, पिछली क्लास में मैंने किया था, लेकिन फिर मैंने कहा था ये टाइम पर्चे में क्यों जाया करें, लाइफ गिवन है तो लाइफ से डिवाइड करते हैं, दोनों तरह से आना चाहिए ना काम हमें, ठीक है। तो अगर सवाल में लाइफ गिवन है तो लाइफ को यूज कर लें, बाकी आप कंफर्टेबल अगर रेट के साथ है तो रेट में कन्वर्ट करके वो भी यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है जी। कॉस्ट, रेजिडुअल वैल्यू नहीं गिवन तो 0 अज्यूम करेंगे। आज का दिन है, लिख लें, वैसे जब नहीं होगी तो नहीं लिखा करेंगे, टाइम बच जाएगा, ठीक है। लिखना वो जरूरी नहीं है, लिख रहे तो अच्छा, जरा याद हो जाता है शुरू में। पूरा साल इस्तेमाल हुआ है, अगर पूरा साल इस्तेमाल ना होता फ्रैक्शन लगा देते, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें 1 साल की डेप्रिसिएशन देता है, ठीक है ना। तो पूरा साल इस्तेमाल हुआ है तो कोई फ्रैक्शन ना लगाओ, और अगर कुछ महीने इस्तेमाल हुआ तो जितने महीने इस्तेमाल हुआ उतना फ्रैक्शन लगा दीजिएगा जी। 12,500 बुक वैल्यू 37,000, 31 दिसंबर 8 की बुक वैल्यू आ गई, ठीक है। अगला साल आया, डेप्रिसिएशन फॉर्मूला सेम, बार बार बोला करो ये बात, यानी हर साल रेट ने कॉस्ट पे लगना है या लाइफ को डिवाइड करना है हमने कॉस्ट से, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। फॉर्मूला बदलेंगे तो डेप्रिसिएशन बदल जाएगी ना, ठीक है। मतलब हर साल ही कॉस्ट रेलेवेंट है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। और जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड करेंगे कल इंशाल्लाह, शायद कल इसका डिस्पोजल पहले करके एंड पे टाइम बचे तो फिर रिड्यूसिंग बैलेंस पे जाएं, तो उसमें आपको याद होगा इंट्रो के अंदर, आप लोग याद है आप WDV पे रेट लगाते थे, तो वो तब की तब देखेंगे ना, जरा ये पक्का हो जाए, इसीलिए उसको अलग रखा हुआ है अभी फिलहाल, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो जौन सा मर्जी साल है जिंदगी का, रेट ने किस पे लगना है, या रेट ने या लाइफ ने किस पे डिवाइड होना है, कॉस्ट पे। रेलेवेंट क्या है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन, हमेशा कॉस्ट। तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर, अच्छा पर्चे के अंदर मैंने आपको कल भी कहा था ये दोबारा लिखने की जरूरत भी नहीं है, यहां पे तो सिर्फ चीज याद कर रहे हैं ना अभी इस वक्त, ताकि ये पक्का याद हो जाए कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल फॉर्मूला सेम रखना है, उसी कॉस्ट पे रेट लगाना है या उसी कॉस्ट को डिवाइड लाइफ से करना है, ठीक है जी। 12,000, क्योंकि देखिए ना सेम आंसर है, ठीक है। ये नजर आ रहा है, मैं आगे तो नहीं आ रहा, वरना मैंने उठा देना यहां से इसी डर जी। 25,000, उसके बाद ये 31/9 की बुक वैल्यू में लिख नहीं रहा, आप लिख लेना बेशक। 2010, बड़ा दिल कर रहा है मेरा कि मैं ना लिखूं दोबारा, नहीं, लेकिन आपको याद कौन रखाएगा ये बात, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर लाइफ या इनटू रेट।
सेम स्ट्रेट लाइन मेथड खसूसियत ही यही है, फॉर्मूला रिपीट होता है। हालांकि मेरा दिल नहीं कर रहा, लेकिन अब आपको याद भी तो करवाना है। 12,500 बुक वैल्यू बच गई 12,500 31 दिसंबर 10 पे। फिर 31 दिसंबर, अब तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि मैं यहां पे लिखूं डेप्शन एक्सपेंस के आगे फॉर्मूला, तो फिर भी मैं लिखूंगा आप लोगों के लिए सिर्फ कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर 12,500 और बीवी कितनी आ गई? हाँ 0। रेजिडुअल वैल्यू अगर कोई होती तो वही बच जाती लाइफ के एंड पे। ठीक है, ये फॉर्मेट ना तो स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्शन का है, ना रिड्यूसिंग बैलेंस का है, ना आउटपुट का है, ना सम ऑफ ईयर का। ये मेथड, ये फॉर्मेट सिर्फ एसेट को प्रेजेंट करने का एक तरीका है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो सिर्फ ये है, ये ब्रैकेट। कल जब मैं पहला सवाल करवाऊंगा ना, शायद वो तो अकेला हो, फिर एक सवाल ऐसा करवाऊंगा जो एक ही सवाल दोनों मेथड से डेप्शन निकालनी होगी, तो ऐसे हम आमने सामने उन सवाल को करेंगे। शायद मैं उधर करवाऊं ताकि वो वक्त तो सनद रहे और काम आए, वो वाला सवाल बने। ठीक है ना, तो हम वो एक ही सवाल को दोनों मेथड से आमने सामने करेंगे, तो आप देखोगे 100% सेम फॉर्मेट होगा। कॉस्ट में से डेप्शन माइनस होकर बुक वैल्यू आ रही होगी, सिर्फ फर्क क्या होगा, यहां पर डेप्रिसिएशन का मेथड डिफरेंट होगा, तो ये फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा, डेप्शन एक्सपेंस की फिगर भी डिफरेंट हो जाएगी। तो ये फॉर्मेट को कभी भी कंफ्यूज नहीं करना कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से ये को रिलेट करता है। ये फॉर्मूला सिर्फ एसेट को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हाँ, मेथड ऑफ डेप्शन ये पढ़ा। ओके, सही हो गया। एक और बात जो एंड तक आप पूछते रहते हैं, सर हम कब डेप एक्स पे लिखा करें, कब एक्ट डेप लिखा करें, कब पूरा लिखा करें। सादा सी बात है, अगर रिक्वायरमेंट में उसने मिसाल के तौर पे लेजर मांगा है, उसने कहा एसेट का अकाउंट बनाओ और अक्यूमुलेटेड डेप्शन का अकाउंट बनाओ, ये रिक्वायरमेंट है, तो फिर लेजर के टॉप पे आपने एक्ट डेप नहीं लिखना, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही लिखना है, और लेजर के अंदर भी कोई एब्रीविएशन यूज नहीं। और अगर आप वर्किंग कर रहे हैं तो फिर गुंजाइश होती है आप एब्रीविएशन कुछ ना कुछ यूज कर लें। मैंने पहले दिन दूसरे दिन बता दिया, मैं एक दो बार फिर भी बताऊंगा, लेकिन आप लोगों ने फिर भी एंड तक ये सवाल करते रहना है। बहरहाल मेरा काम तो है बताना। ठीक है, तो एब्रीविएशंस कहां यूज कर सकते हैं, अभी तक गुंजाइश है, जब मना करना होगा तो वहां भी मना कर दूंगा, लेकिन वर्किंग्स में आप एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट में मेन रिक्वायरमेंट उसने मांगी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बना दो, अब वहां पे आपने कोई एब्रीविएशन यूज नहीं करना। डेप्शन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, आपने प्रॉफिट लॉस के अंदर लिखना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पूरा। नॉन करंट एसेट में एसेट एक्यूमुलेशन जाते हैं, पूरा पूरा लिखना है। वर्किंग में आप फिर बेशक एब्रीविएशन यूज कर लें। ठीक है ना, अच्छा अच्छा जी, ये सेकंड क्वेश्चन अब मैंने पिछली क्लास वालों से पूछा था, करवा दूं, उन्होंने कहा रहने दें। आप में से कोई कह रहा है कि करवा दें, है कोई, निकल जाए क्लास से। ठीक, इधर देखें, आतिफ हैज परचेज व्हीकल, लतीफ हैज परचेज प्लांट, बड़ी गल है। कॉस्ट है यकम जनवरी 8 पे 50,000, कॉस्ट है 50,000, लेकिन यकम अप्रैल 8 पे, बाकी सब सेम है। लाइफ 4 साल, लाइफ 4 साल, डेप्रिसिएशन 8, 9, 10 की डेप्रिसिएशन वो 4 साल की दी है, 3 साल की है। फर्क क्या है, कल ना मैंने एक ही सवाल में ये तीनों काम कर लिए थे, स्टेप बाय स्टेप चला था, आपको सारी बात समझ आ गई थी। ठीक है ना, पहले कॉस्ट सिर्फ ली थी, फिर रेजिडुअल वैल्यू ले आए थे, फिर हमने डेट ऑफ परचेज भी चेंज कर दी थी, ये तीनों चीजें समझ आ गई थी। इस सवाल के अंदर सिर्फ फर्क है, सारा सवाल सेम रहेगा, सिर्फ पहले साल के अंदर, क्योंकि यकम अप्रैल को ये एसेट आया है भाईजान, यकम अप्रैल को ये एसेट आया है। आपके पीछे वाले भाई से पूछ रहा हूं, हाँ जागते रहना है, साढ़े दिन रहना। पहले साल यकम अप्रैल यहां पे आ जाएगा ना, तो ये 9 महीने इस्तेमाल होगा, तो यहां पे 9/12 हो जाएगा। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड है, अगले साल फिर 12,500 12,500 12,500 आएगा, और जो आखिरी साल होगा वो उसका 12 बन जाएगा फिर, तो 12 के अंदर फिर जो 3 महीने बचे हैं सिर्फ वो डेप्रिशिएट होगा। ये तरीका होता है। ठीक है ना, देखो एक एसेट की अगर लाइफ 4 साल है तो क्या जरूरी है कि वो हमारे फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट से ही उसकी लाइफ शुरू हो?
और हमारे फाइनेंशियल ईयर एंड पे उसका भी 1 साल खत्म हो और उसके 4 साल हमारे चौथे साल के एंड पे खत्म हो उसके आने के बाद, तो क्या मतलब हम साल के पहले दिन ही डिसाइड कर लें जो जो एसेट्स खरीदने आज ही खरीद लें? हम तो सारा साल एसेट्स खरीदते बेचते रहते हैं जब जरूरत पड़े तो, ठीक है। तो एसेट अगर मिसाल के तौर पे 1 जुलाई को खरीदा हमने, तो उसकी लाइफ 1 जुलाई से ऑनवर्ड्स 4 साल है, तो हमारे इस साल में 6 महीने इस्तेमाल होगा, फिर अगला पूरा साल, फिर उससे अगला पूरा साल, फिर उससे अगला पूरा साल, और फिर आखिरी साल में जाकर फिर 6 महीने। तो इन टोटल वो पूरे 4 साल ही होगा, लेकिन वो 4 साल हमारे 5 सालों में फैले पड़े होंगे। इतनी सी बात होती है, ठीक है ना। तो इससे कभी कंफ्यूज नहीं होना। आपको जी यहां पे फ्रैक्शन लगा था, हमने घर लगाया था तो स्ट्रेट लाइन मेथड था, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई थी। आपने तो कहा था डायरेक्शन हर साल बराबर आती है, भाई डायरेक्शन बराबर ही होती है हर साल स्ट्रेट लाइन मेथड में, वो तो बस पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुआ था इसलिए हमने फ्रैक्शन लगा दिया था। ओके, तो अगले सवाल में सिर्फ क्या करना है, 9/12 ये डायरेक्शन बदलेगी, ये बुक वैल्यू भी बदल जाएगी, बाकी डेप्रिसिएशंस नहीं बदलनी। कहते हैं तो कर देता हूं, चलेगा काम? अच्छा जी, ओ पिक्चर भाई उन्होंने शायद लेनी हो, 1 मिनट रखते हैं उधर, हाइब्रिड वाले बैठे होते हैं। हमें मैं नजर आ रहा हूं? नहीं मैं नजर आऊंगा, आप इधर आएंगे तो जरा चेक कराएं जरा, मैं हाइब्रिड वालों से पूछूंगा मेरी तस्वीर सही आ रही है। अच्छा जी चले, जोक सपाट, क्वेश्चन 2 भी हो गया, जबानी कलामी। 4 और 5 का आपको सोल्यूशन दे दिया हुआ है, ठीक है। चलो जी, बाबर आजम वाला सवाल करते हैं फिर। जमाई नहीं लेने दूंगा मैं, थोड़ी देर बाद जमाई, अब तुम जमाई लेने दो थोड़ी देर बाद पे, तुम्हें आंखें बंद करने थोड़ी देर बाद पे तुम्हें कसूर पहुंच गए, तुम्हारी आंख खुले। तो ट्रेन में अक्सर ऐसा होता है, ट्रेन अपना स्टेशन गुजर जाता है, बंदा बर्थ पे सोया होता है, फिर है उतरना पिंडी था और पहुंच मर्दान गए, हैं आगे हैदर भाई खड़े हैं, हाँ सर आ जाए कोई बात नहीं, फिर अब आ ही गए हैं। तो क्वेश्चन 17, या अल्लाह ये बच्चे कहाँ हैं, आ जाएं। मुझे नहीं समझ आती पीआरसी के पर्चे दिए बगैर क्यों इधर आए थे। नहीं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, आप तो आए बैठे हैं ना, जो नहीं आए हुए मुझे उनकी परेशानी लाहिक है। शुरू करें? यस सर। कौन कौन बोर हो रहा है? निकल जाए क्लास से। किसने बोला वैसे है? कौन सी? किन्हें पता लगा है कि मैं कहना है? क्लास से मैं नहीं निकलने देता। टेस्ट छोड़ोगे, होमवर्क नहीं करोगे, क्लास में खड़ा करके, इतने दूर से बच्चे आए पढ़ने आए, तो मैं कौन होता हूं कि मैं क्लास से महरूम कर दूं उन बच्चों को? यहीं खड़ा करूंगा क्लास में, 1.5 घंटा खड़ा रखता हूं मैं क्लास में, बिल्कुल जाने नहीं देता, मैं तो सजा देता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्लास से बाहर नहीं निकालना। क्लास से बाहर तो नहीं, तो डबल नुकसान हो जाएगा, एक तो वो क्लास भी मिस होगी, दूसरा सजा भी नहीं मिलेगी। तो आपने छुट्टी नहीं करनी, खुदा ना खास्ता कभी होमवर्क ना करें या टेस्ट ना दें तो अगले दिन सजा लेनी है जिंदगी में इंशाल्लाह, फिर आइंदा वो काम नहीं करेंगे आप जब 1.5 घंटा खड़े होकर क्लास पढ़ेंगे। तो तजर्बा है मेरा। ये इधर उधर मत देखो, तुम कह रहे हो मैं टेस्ट नहीं दूंगा तो छुट्टी कर लूंगा अगले दिन, उससे अगले दिन फिर 2 दिन खड़ा रखता हूं मैं, भूलता नहीं हूं मैं, हाजिरी भी लगवाता हूं, साकिब बाहर लेके खड़े हो जाते हैं वो अटेंडेंस शीट, माफी मुश्किल। क्वेश्चन 13, मिस्टर बाबर परचेज फ्लोइंग एसेट्स, बह रहे थे, फ्लो कर रहे थे, बाबर ने खरीद लिए। डेट ऑफ परचेज 1 अप्रैल 9 पे 2,00,200 कर लेंगे, यहां पे अब कर लेते हैं, बड़े हो जाते हैं, अब 1000 कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। ऐसे सवाल में मिलियन वाली फिगर हो सारे सवाल में, और सारी सवाल में सिफरें लगाते रहे पूरा सवाल बैठ के, नहीं हम 1000 या मिलियन कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो वो भी आज सीख लेते हैं, आता होगा आपको लेकिन फिर भी सीख लेंगे, कोई मसला नहीं, यहां पे दोबारा सीख लेंगे। क्या हो गया? 1 अप्रैल को, 1 जून को, 1 सितंबर 10 को, 1 अप्रैल 9, 1 जून 9, 1 सितंबर 10, ये 3 एसेट्स खरीदे। अब पिछले सवाल जैसा ही ये सवाल कुछ लग रहा था अभी तक, तो डेप्शन रेट 10% है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, कि रिक्वायरमेंट पे नजर पड़ी। रिक्वायरमेंट में क्या है?
एसेट अकाउंट बनाओ, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। यही नहीं, अलॉन्ग विद जर्नल एंट्रीज, आज जर्नल एंट्रीज भी करेंगे, एंड रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बोथ ईयर्स के लिए। ठीक है ना, यानी जो पॉसिबल है सवाल में वो कर लेंगे ना, सीखने वाला सवाल है, इसलिए तो आज सारा दिन इस पे लगा दिया हमने। ठीक है, लेकिन ये बुनियाद है, जर्नल एंट्रीज भी इसमें कर लेंगे, लेजर भी बना लेंगे, एक्सट्रैक्ट्स तक भी चले जाएंगे, बहुत सारी बातें हम कर लेंगे, एक बुनियाद पड़ जाएगी। फिर ये बुनियादी वर्किंग होगी, हर चीज इसी के अंदर ही फिट होगी इंशाल्लाह। रिड्यूसिंग बैलेंस आएगा, हमारा कोई फॉर्मेट नहीं बदलेगा, कोई तरतीब नहीं बदलेगी, सिर्फ कैलकुलेशंस बदलेंगी। ठीक है ना, तो ये तरतीब हर टॉपिक के अंदर रहेगी कि हमने हर सवाल एक तरीके से ही करना है, हर सवाल। तो हमारा फॉर्मेट यही रहेगा, इसी में डिस्पोजल आएगा तो इसी फॉर्मेट में चीजें फिट करेंगे, बढ़ा लेंगे। हमारा एक्सचेंज आएगा, यही फॉर्मेट रहेगा। ठीक है ना, तो हर चीज चेंज, एस्टीमेट, सब कुछ चेंज होता रहेगा, फॉर्मेट चेंज नहीं होंगे। इसलिए आज की क्लास जरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही सवाल करवाया। वैसे मेरा तो बहुत इरादा था क्या कुछ कर दूंगा, लेकिन नहीं हो सका। अभी पिछला हैंडआउट ही चल रहा है, अगला टच ही नहीं होना, उसमें फिर बस होमवर्क ही होमवर्क है। शुरू करें। बाबर परचेज फॉलोइंग एसेट्स 1 अप्रैल 9, 1 जून 9, 1 सितंबर 9 और 10, और ये कॉस्ट आ गई। ठीक है जी, रेट ऑफ डेप्शन 10% स्ट्रेट लाइन है, 2 साल के अकाउंट्स बनाने हैं एसेट का और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। ये मटा दूं, क्या ये खुसर खुसर और सर गोशियां नहीं करनी प्लीज, बहुत गुस्सा आता है मुझे। यहां पे करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 लिखेंगे और यहां पे करेंगे हम जर्नल एंट्रीज। ठीक है जी भाईजान, अब थोड़ा सा नहीं, नो जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। ये यहां पे करके मैं जर्नल एंट्रीज करूंगा, आपको नजर आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना, वो जरा सिर्फ परे हेडिंग दी है, क्या लिखा है क्वेश्चन 13, आगे लिखा है जर्नल एंट्रीज। ठीक है, यहां पे हमने जर्नल एंट्रीज करनी है। ठीक है ना, ये साइड इसके लिए काफी है, यहां से शुरू करूंगा जर्नल एंट्री इंशाल्लाह, तो आपको यहां से उम्मीद है नजर आ जाएगी। ठीक है ना, ओके, वरना जबानी बोलूंगा, रिक्वायर्ड नहीं है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आज बुनियाद है ना, सवाल के अंदर वो जर्नल एंट्री भी मांग सकता है पर्चे में, सवाल में वो पर्चे में वो लेजर भी मांग सकता है, नॉर्मली नोट मांगता है तो नोट भी इसी लेजर से ही बन रहा होता है, और इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स मांग सकता है। ठीक है, इस दफा भी मांगे हुए थे उसने, तो एक्सट्रैक्ट्स भी मांग, तो ये सारा कुछ बुनियाद यही है। आगे चीजें बस वो गुड़ डालते जाएंगे, मीठा होता जाएगा, तो चीजें यही है, इनमें से ही कोई चीज इस टॉपिक में से टेस्ट होनी। ठीक है ना, बस नोट जो है वो 10वें 11वें लेक्चर में जाके बनाएंगे, वो फिलहाल हम नहीं बना सकते, उससे पहले बाकी सारा काम हम कर लेंगे इंशाल्लाह। तो तरतीब यही रखनी है। ठीक है, तो यहां पे हम बनाएंगे लेजर्स। कौन कौन से लेजर्स बनाने हैं जी? एसेट का लेजर बनाना है। ओ, लेजर बनाना आता है? अच्छा, मैंने कहा पूछ लूं, केड़ा पता है? एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा भाई यार, ना मत बोलो ना यार, वही बात मैं मना कर रहा हूं, फिर इधर मैं मुंह करता हूं, आप इधर बोलना शुरू कर देते हो। मेहरबानी ताड़ी, हंसते खेलते पढ़ें, पढ़ें और पढ़ने दें और पढ़ाने दें। एक्डेप मैंने लिखा है, आपने नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट है। मैं ऐसे काम करता रहूं, मेरा तो पर्चा पास है, आपका पर्चा अभी पास होना बाकी है, तो आपने इंस्ट्रक्शंस पे गौर करते रहना है। ठीक है ना, क्योंकि रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, तो लेजर के सारे लवाजमात पूरे करेंगे हम। यहां रुपीज भी लिखेंगे, डेट, डिस्क्रिप्शन, यहां टोटल का वो डिब्बा भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि लेजर, और अगर लेजर वर्किंग होता, अभी तो लेजर रिक्वायर्ड है ना, लेजर वर्किंग होता तो फिर जरूरत नहीं थी, फिर तो एक्डेप लिखें, फिर रुपीज ना भी लिखें, काम चल जाएगा। वहां पे रिक्वायरमेंट के अंदर ये सारी चीजें पूरी की होती हैं, ये इंशाल्लाह सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, लेकिन एक डिसीजन तो हमने कर लिया है, ये सवाल थाउजेंड्स में करना है, ये डिसीजन
तो अब जरूरी है रिक्वायरमेंट के अंदर इसको लिखना। तो यहां पे रुपीज इन थाउजेंड्स, रुपीज यहीं पर ही आते हैं ना लेजर में, दोनों साइड पे, इधर इधर, ठीक है। तो रुपीज इन थाउजेंड्स इधर भी, लवाजमात। रिक्वायरमेंट सबसे पहले एड्रेस कर लिया करना। सवाल में क्या लिखा हुआ है? एसेट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाओ, ये लिखा हुआ है। हमने सबसे पहले वही बना लिया। इसका फायदा क्या होता है? देखो, ये इतना सिंपल क्वेश्चन थोड़ा ही होता है। सवाल करना तो बहुत कुछ होगा, एडिशन भी होगा, डिस्पोजल भी होगा, एक्सचेंज भी हो सकता है, चेंज इन एस्टिमेट भी हो सकता है। फिर एडिशन के अंदर चीजें फैलाकर देता है, जब डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, ये चीज ऐड करो कॉस्ट में, ये ना करो, ये जी उसकी इंपोर्ट ड्यूटी है, ये नॉन रिफंडेबल टैक्स है, ये इंस्टॉलेशन कॉस्ट है। ये तो पढ़ा हुआ है ना, कि ये भी नहीं पढ़ा हुआ? बाहर यहां पढ़ेंगे, कोई मसला नहीं, क्योंकि मेरे यहां पे टेस्ट होता है तो मैंने तो पढ़ाना है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीजें मिलकर एक सवाल बन रहा होता है। अब जरूरी तो नहीं कि सारे सवाल की सारी एडजस्टमेंट्स आपको आती हैं, ठीक है ना। लेकिन अकाउंटिंग के अंदर कैरी डाउन आखिरी वाले का के मार्क्स नहीं होते, हर स्टेप पे मार्क्स मिल रहे होते हैं। तो जब आपने पहले ये फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया ना कि रिक्वायरमेंट ये है, तो इसमें से अब जो आपको समझ आएगी वो फिगर आप यहां पहुंचा देंगे, उसके आपको नंबर मिल जाएंगे। सवाल से ओपनिंग बैलेंस उठा के लिखे हैं, नंबर होते हैं। कोई एडिशन आता है, समझ आ रहा है, उसकी एंट्री कर दी, उसके नंबर मिल जाएंगे। डिस्पोजल नहीं समझ आ रहा, उसके नंबर नहीं मिलेंगे। तो फॉर्मेट सबसे पहले ड्रॉ करना है, कोशिश करनी है पहले सफे पे रिक्वायरमेंट हो और फिर आगे वर्किंग शुरू करें, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता ना, अभी से एग्जाम फोकस एग्जाम ही है हमारा, डे 1 से ही फोकस होना चाहिए ना। आखिरी दिन जाके थोड़े फोकस बन जाता है। फिर आखिरी दिन जाके तो फिर जिन्होंने आखिरी दिन फोकस बनाने की कोशिश करनी होती है, वो फिर पर्चे के बाद आए थे मिलने, आए थे बच्चे कुछ, सर हम ना पजल हो गए थे सर, पता नहीं क्या, हम ना परेशान हो गए थे सर। क्यों भाई, क्यों, क्या हुआ था? मैंने कहा यार कोई ऐसी चीज जो हमने पढ़ी ना हो वो आई हो पर्चे में। कहते नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा फिर क्या हुआ? सर बस वो मॉक नहीं दिया था, अब टर्म टेस्ट भी एक दिया था, एक नहीं दिया था, टेस्ट बस कभी दे देता था कभी नहीं देता था। तो मैंने कहा इसका मतलब आपने खुद के ऊपर प्रेशर डाला ही नहीं। तो ये कॉलेज के टेस्ट का प्रेशर नहीं डाला, आईकैप का तो प्रेशर वैसे ही बड़ा होता है। आईकैप का अपना भी एक प्रेशर है ना, आईकैप के पर्चे में बैठे हो ना, तो एक वो एग्जाम प्रेशर और फिर आईकैप का एग्जाम प्रेशर, ये को डबल सा प्रेशर हो जाता है। तो आपने उसकी तैयारी नहीं की हुई थी। तो डे 1 से आपने ये अहद करके चलना है, हर टेस्ट देना है, बल्कि हर होमवर्क का सवाल भी आपने खुद को टाइम बाउंड करके करना है। मैं आज आपको होमवर्क के क्वेश्चन दूंगा, टाइम बताऊंगा कि हर सवाल 10 मिनट में करना है, अभी भी बता रहा हूं 10 मिनट के अंदर अंदर करना है। ये ज्यादा टाइम दिया हुआ है, इसको फिर और कम करेंगे। फिर आगे जाके मार्क्स इंटू 1.8 करके हम प्रैक्टिस के अंदर भी खुद को टाइम बाउंड करेंगे। ये हर रोज की प्रैक्टिस, हर हफ्ते के टेस्ट की प्रैक्टिस, असेसमेंट, टर्म टेस्ट, मॉक की प्रैक्टिस, फिर जाके आईकैप के अंदर परफॉर्मेंस आती है, ठीक है ना। तो ये शुरू शुरू में बातें करनी होती हैं, ये भूलने लगेंगी आपको, फिर दोबारा कर दूंगा 15-20 दिन बाद, लेकिन ये जरूरी है, पास होना है इस दफा। तो बाकी अगर 20 साल मंसूबा है तो फिर तो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी चले। ओके जी, तो सबसे पहला काम क्या किया हमने? रिक्वायरमेंट एड्रेस कर दी। वैसे तो मैंने एक्सट्रैक्ट्स भी ऐड कर दिए, लेकिन वो एंड पे ही बना लेता हूं यहां पे, ठीक है ना। शुरू करें आप। बाबर ने बहते हुए एसेट खरीद लिए हैं। पहला एसेट किस दिन पकड़ा इसने? 1 अप्रैल 9 को। कितने रुपए का? वो डेबिट क्रेडिट आता है आपको? ऐसे जरा चेक ना हो जाए थोड़ा सा। डेटर कम हो तो, और क्रेडिटर बढ़ जाए तो, क्रेडिटर बढ़ जाए तो क्रेडिट होता है। चलो एक और मौका, आप लोग एक बार फेल हो गए, दोबारा शुरू है, तैयार है? ठीक है। सेल बढ़े तो, और परचेज रिटर्न बढ़े तो। अच्छा, दोनों क्रेडिट में इकट्ठी क्यों बोल देता हूं यार, ये नहीं करना चाहिए था। चलो, बैंक बढ़ जाए तो, और डेप्रीसिएशन एक्यूमुलेशन बढ़ जाए तो, ये भी पढ़ा हुआ है ना आपने, पता तो। चले ठीक है, गुजारा ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इतनी की जरूरत है मुझे आपके डेबिट क्रेडिट की, इससे ज्यादा कोई नहीं है, वो बाकी मैं करवा लूंगा। शुरू करें। जर्नल एंट्रीज करेंगे सबसे पहले हम। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009, पंजाबी वाली 9। अच्छा, यस सर। 1 अप्रैल को
एसेट खरीदा है भाई, आप नजर आ रहे हैं, जरा देखो इधर से, यहां पे एंट्री हो तो नजर आ जाएगा। ओके जी, 1 अप्रैल 9 एसेट खरीदा, एसेट बढ़ गया बिजनेस में या कम हो गया? एसेट बढ़े तो डेबिट या क्रेडिट? इतनी एंट्री आनी चाहिए बस। एसेट अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट करने, कैश चला गया कितना जी? 200। बस इधर रुपीज इन 1000 मैंने ऊपर नहीं लिखा, जगह कोई नहीं, आप बस ठीक है लिख लेना आप ऊपर, यहां पे यूं करके लिखना, रुपीज इन, लिख ही देता हूं थोड़ा सा अगर नजर आ जाए तो, ऐसे करके लिख लो, रुपीज इन 1000, ठीक है ना, ऐसे इकट्ठा करके, गंदी पड़ गया, समझ नहीं आ रही, बस रहने दो, आप लिख लो। ओके, समझ आ गया आपको कि मैंने कहां पे कहा है? रुपीज इन 1000 इकट्ठा ऊपर लिख लो ब्रैकेट डाल के, ठीक है ना, दोनों के ऊपर, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं। एक ज्यादा जरूरी चीज है जो हम भूल जाते हैं, वो है नरेशन। एसेट परचेज्ड या परचेज ऑफ एसेट रिकॉर्डेड, कुछ भी लिख लो यार, नरेशन कोई टेक्निकल चीज नहीं होती। जिस बच्चे ने ऊपर वाली एंट्री पास कर ली है उसी को बताना है कि उसने किस चीज की एंट्री पास की है। तो आपको यह नहीं पता लग रहा कि ये किस चीज की एंट्री पास हुई है? एसेट खरीदने की एंट्री पास हुई है भाई, सिंपल, ठीक है। तो एसेट खरीदने की एंट्री पास कर ली आपने, तो फिर नीचे लिख भी दिया कि हमने ये क्या किया है, एसेट परचेजा है। ओके, फिर क्या हुआ सवाल से पूछते हैं। यकम जून 9 को एक और एसेट खरीद लिया, अब दोबारा अगर एसेट खरीदे तो एंट्री बदल जाएगी ना? क्या एसेट खरीदने की एंट्री तो नहीं बदलेगी? तो फिर 1 6 9 है। एंट्री बोलने वाले पास होते देखे हैं, वैसे मैंने बाय द वे मैं आपसे बस शेयर कर रहा हूं बात, जो एंट्रीज बोलते हैं ना उनको मैंने पास होते देखा है। श्योर नहीं, लेकिन अपने कान तक अपनी आवाज पहुंचे, बस ये एंट्री आपने शोर नहीं बताना। हमें 7 वाली क्लास को नहीं सुनाना कि हम एंट्री कर रहे हैं, बोल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, नहीं, अपने कान को सुनाना है, ठीक है ना। थोड़ी सी वो रिवीजन चलती रहती है। तो एंट्रीज बोलने वालों को पास होते देखा है, बाकी आपकी मर्जी है, आप बोले या ना बोले आपकी मर्जी है, ठीक है जी। एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट 300। अब मैं नरेशन नहीं लिख रहा क्योंकि सेम है। ओके, चलो ओके, नेक्स्ट एसेट भी इसी साल में खरीदा हमने, यकम सितंबर 10 पे, इसी साल में, तो इस साल में इसकी एंट्री नहीं करनी। अब क्योंकि अकाउंट्स बना रहे हैं, हर ईयर एंड पे इनको क्लोज करना है, तो पहले इस ईयर एंड को आप क्लोज कर लें। लेकिन एक काम तो किया ही नहीं हमने, नहीं, इसकी पोस्टिंग तो साथ साथ करवाते। सारी एंट्रीज करने के बाद थोड़ी पोस्टिंग करनी है, एंट्री तो साथ साथ पोस्ट करनी चाहिए थी। मुझे पहली दफा पे पहले एसेट के एडिशन पे रुक के करनी चाहिए थी, लेकिन चलें अब माफ कर दें मुझे, अब फिर पहले पोस्टिंग करते हैं फिर आगे चलेंगे, ठीक है। चलो ये बना नहीं लेना। ये क्या लिखा मैंने, कितना ब्रॉड डाउन किया मैंने सवाल में? अच्छा, डेबिट्स बहुत सारे आते हैं, कितने हैं, कितना कितना डेबिट हुआ? ये कैश का लेजर ऐसा नहीं है कि कोई इक्का दुक्का एंट्रीज आए, इसमें तो दिन के हिसाब में कितनी एंट्रीज आ रही होती हैं। ओपनिंग कितना है पता नहीं, डेबिट्स कितने हुए पता नहीं, क्रेडिट्स क्या क्या हुए पता नहीं, क्लोजिंग फिर पता नहीं क्या होगा। इसलिए ये लेजर हमारे लिए रेलेवेंट लेजर्स में नहीं आता, हम इस लेजर को बनाते नहीं हैं, ठीक है ना, जब तक के पूरा डाटा दे ना दे। ये मैंने इसलिए लिखा कि मेरी जर्नल एंट्री में कैश हिट हो रहा है। अब डबल एंट्री कैसे करनी है? वो वैसे ही करनी है जैसे बचपन में सीखी थी, ठीक है। एसेट खरीदने की एंट्री अभी अभी क्या बोली आपने उधर देखे बगैर? एसेट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। अब ये डबल एंट्री लिखने का तरीका क्या होता है? हमेशा सबसे पहले सिर्फ फिगर लिखो, ठीक है ना। आज की क्लास में इसलिए ज्यादा टाइम लग गया, छोटी छोटी चीजें ना असल में सीख के हम एक फॉर्मेट पे पढ़ रहे हैं। तो एसेट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट, कितने से? 2। कुछ और आगे नहीं लिखा मैंने अंग्रेजी। डबल एंट्री करते सिर्फ फिगर लिखनी है, एसेट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, लिख ली अंग्रेजी, ठीक है। अब आगे आप
सॉरी फिगर लिख ली, अब आगे आप अंग्रेजी लिखते रहे। ये किस दिन खरीदा? 1/4/2009 पे। इसके अगेंस्ट कैश क्रेडिट हुआ है। यहां पे अब 1/4/9, ये क्या क्रेडिट हुआ है जी? ये असल में एसेट खरीदा था, उसकी पेमेंट की है। तो ये पूरी डबल एंट्री है। इसका तरीका भी समझ आ गया। डबल एंट्री लिखने का तरीका क्या होता है? पहले सिर्फ फिगर लिखो, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक हो गया। उसके बाद फिर आगे अंग्रेजियां लिख लो। लेकिन एक मसला है, वो मसला ये है कि कैश की लेजर की डिटेल हमारे पास अवेलेबल नहीं है सारी। ओपनिंग क्या था, कितना कितना डेबिट हुआ, क्या क्या क्रेडिट हुआ, कितना क्लोजिंग है, तो फिर ये लेजर बनाना तो फजूल बात है। इवन एक्सट्रैक्ट्स के अंदर वैसे कैश करंट एसेट है, बैलेंस शीट में आता है, लेकिन सवाल में जो उसने एक्सट्रैक्ट्स मांगे हैं मैं उसमें इस कैश को नहीं शो करूंगा। उसकी वजह क्या है? मतलब -200 शो कर दूं? ये तो -200 ही मान रहा है ना। ओपनिंग जी मेरा 0 है, कोई डेबिट भी नहीं हुआ, 0 है जी, कुछ क्रेडिट नहीं होती, ये 200 ही क्रेडिट हुआ है, तो -200 एसेट लिख दूं? कैश माइनस हो सकता है, बैंक तो चलो ओवरड्राफ्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये कैश का लेजर भी नहीं बन सकता और ये बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स में भी नजर नहीं आ सकता, क्योंकि इसकी सारी डिटेल हमें गिवन ही नहीं है। ओके, ठीक है ना। तो इसलिए ये वाला लेडजर हम नहीं बनाएंगे, इसको दिमाग में सिर्फ बनाया करेंगे। ये आपका दिमाग है बेसिकली, ये क्रॉस वाला है, ठीक है ना। दिमाग के अंदर आपने ये लेजर रखना है, ठीक है ना। अब ये एंट्री कैसे करनी है? एसेट खरीदा, एंट्री बोलो, एसेट डेबिट और दिमाग में कैश क्रेडिट, ठीक हो गया। उसके बाद यहां पे लिख दोगे कैश और डेट। ये तो बनाना नहीं है, ठीक है, ये तो मैंगो है। दिस इज नॉट बनाना, ये नहीं बनाना। ओके, नो इज बनाना, नहीं है बनाना। इंग्लिश फास्ट वाली, ओके जी बच्चों, जी 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 समझ आ गई बात। कैसे एंट्री करेंगे? एसेट डेबिट कैश, दिमाग में क्रेडिट। दूसरा लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे एंट्री करनी आती है ना। सीख के तो आए हैं, शुक्र है आप लोग इंट्रो पढ़ के आए हैं। आज से 2 दिन अटेम्प्ट पहले एक ऐसी अटेम्प्ट भी आई थी जिसमें बच्चे इंट्रो पढ़े बगैर एफआईआर की क्लास में आए थे। उफ, बहुत मुश्किल वक्त था वो, उस्तादों पे भी स्टूडेंट्स पे भी। जी बोलें। अगला एसेट खरीदा है यकम जून को एसेट खरीदा है, एंट्री की एसेट डेबिट और कैश दिमाग में क्रेडिट, ठीक है। अब इस एसेट के अगेंस्ट क्रेडिट क्या हुआ है जी? इस एसेट के डेबिट के अगेंस्ट क्रेडिट हुआ है कैश। यकम जून 2009, साल हैज बीन एंडेड। ओके, इसको करते हैं क्लाउज। ये भी डिब्बे शिब्बे आज ही बना रहा हूं बस, उसके बाद आपको बता दिया करूंगा भाई रिक्वायरमेंट हो तो ये डिब्बे बनाने हैं। मैं नहीं बनाऊंगा, क्यों? हाँ, ठीक है, इंशाल्लाह आपका भी पास हो जाएगा। तो फिर भी आपने लिखने हैं जब तक कि आप पढ़ाना ना शुरू कर दें। पढ़ाएंगे ना फिर आप कहेंगे हाँ भाई तुम कर लो, मैंने नहीं करना, ठीक है ना। अच्छा ले भाई, अब लेजर की बैलेंसिंग भी शायद आपने सीखी होगी, इंट्रो पढ़ के आए हैं तो, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी जरा याद करवाता हूं, लेजर की बैलेंसिंग कैसे करते थे। हम दोनों में से हैवियर साइड को देखते थे। इस वक्त हमारी हैवियर साइड कौन सी? क्रेडिट। क्रेडिट में तो कख नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। तो 500। सर आप बच्चा समझ के पढ़ा रहे हैं, भाई बच्चा समझ के पढ़ाया जाता है, हद हो गई। 500 हैवियर साइड पे लिखा, इसको एज इट इज उठा के दूसरी साइड पे भी लिख दें। अब हम कह रहे हैं दोनों साइड्स का टोटल 500 है, जबकि इधर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो फिर इस लेजर को, अब ये लेजर अब बैलेंस नहीं है, 500 डेबिट साइड पे ज्यादा है, यानी डेबिट साइड का कुछ बैलेंस है। डेबिट साइड वजनी है तो मतलब बैलेंस डेबिट साइड का है ना। अब ये लेजर बैलेंस हो जाए तो इसको लिखा कहां पे करते हैं? क्रेडिट साइड पर। तो 31 दिसंबर 2009 पर ये क्लोजिंग बैलेंस है, जो बैलेंसिंग फिगर निकाला करते हैं आप 500। लेजर बैलेंसिंग कुछ कुछ याद आई? अच्छा सर हमें याद थी, गुड। मैं भी यही चाहता हूं कि सारी अकाउंटिंग आपको आती हो। बस इधर तो कुछ भी नहीं आना, कुछ आना है यहां पे?
डेप्रिसिएशन का लफ्ज सा नजर आ रहा है। ओ एसेट खरीदे हैं तो इस्तेमाल हुए होंगे तो वैल्यू लूज की होगी, या यूं कह लें इस्तेमाल हुए हैं तो फायदा दिया होगा, फायदा दिया है तो कुछ ना कुछ कॉस्ट को एक्सपेंस आउट भी करना चाहिए, तो फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमें पता है, लेकिन अब हम अपने वर्किंग के फॉर्मेट पे आ रहे हैं आज। ठीक है जी, और अगेन मैं ये अर्ज कर दूं कि मेरी कोशिश ये होगी कि एसेट अकाउंट एंड तक इसी जगह बनता जाए जब कभी वो मांगे, वर्किंग ना हो ना, रिक्वायरमेंट हो। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमेशा इधर ही रहे और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमेशा इधर ही रहे, ताकि ये नक्शा भी आपके दिमाग के अंदर बना रहे। सवाल आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मेथड बदलते रहेंगे, कभी एडिशन आएगा, कभी डिस्पोजल आएगा, कभी स्ट्रेट लाइन आएगा, कभी रिड्यूसिंग बैलेंस आएगा, कभी एक्सचेंज आ जाएगा, कभी चेंज इन एस्टीमेट आ जाएगा, लेकिन ये नहीं बदलेंगे। ठीक है ना, तो सही है। चलो, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले किस साल का निकालना है अपने एक्सपेंस? फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009। पहली एक लाइन मैंने छोड़ दी है किसी वजह से, थोड़ी देर में इंशाल्लाह आपको पहले साल का जब एंड करूंगा ना तो जरा रोक के मुझे फिर नोट कर लेना। ठीक है ना, पिछली क्लास में एंड पे ही नोट किया उन्होंने, तो आप पहले साल के एंड पे रोक लेना मुझे जब एक्सट्रैक्ट्स भी बना लूं। ठीक है, ये साथ जरा नोट करने दें, फिर 1-1.5 मिनट दूंगा। हाँ, तो समझ आ जाए तो नोट करने में क्या देर लगती है, ऐसे करके। ठीक है जी, अच्छा जी, अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है। पहली लाइन मैंने किसी वजह से छोड़ दी, बाद में कुछ यहां पे लिखूंगा। ठीक है, फिलहाल तो मुझे ये बताओ कि एडिशन हुआ है इस साल में? नहीं हुआ इस साल में एडिशन? दो एडिशन हुए हैं इस साल में। तो ये एडिशन जो हुए हैं इस साल में, पहले तो कोई एसेट नहीं था बाबर के पास, यही एडिशन हुए हैं, तो फिर इस साल में जो एसेट्स आए हैं इन्होंने इस साल में डेप्रिशिएट होना है, तो ये डेप्रिसिएशन जो है ये हम कहेंगे ऑन एडिशंस है। ठीक है, अब देखो हमें ना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चाहिए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चाहिए, वो वर्किंग एसेट वाली करने की जरूरत नहीं है, जो वो फॉर्मूला नहीं लगा रहे थे हम, सिर्फ उसकी जरूरत है। ठीक है ना, एक्सपेंस निकाल के फिर इसको डबल एंट्री करेंगे और लेजर्स में भी पहुंचाएंगे हम। ठीक है ना, तो सही है। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है। मेथड कौन सा है? मेथड आमिर भाई कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन 10%, तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर लाइफ या इनटू रेट। ये 10% है या 10 साल है, जो मर्जी कर लें, वैसे जो गिवन हो ना वही कर लिया करें। ठीक है ना, चले बाहर अगर बच्चे ना वर्किंग जरा शॉर्ट हो जाती है, वो जरा रेट से कंफर्टेबल होते हैं, तो कोई कन्वर्ट करना चाहे तो कर ले, मुझे उससे भी कोई मसला नहीं है, लेकिन यहां तो गिवन ही क्या है? रेट। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट माइनस, कॉस्ट कितनी है? रेजिडुअल वैल्यू सवाल में कितनी बताई? लिख ले, याद हो जाएगा जरा फॉर्मूला। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू रेट कितना है? लेकिन ये तो आएगी पूरे साल की डेप्रिसिएशन। ठीक है, हमने ये एसेट खरीदा है, सवाल में नहीं जाना आप देखने, यहां से देखेंगे। एक बार सवाल से देख के लिख लिया ना, अब सवाल कौन देखता है फिर? ठीक है, तो 1 अप्रैल 2009 को हमने ये एसेट खरीदा था, तो 1 अप्रैल 9 से 31 दिसंबर 9 तक 9 महीने इस्तेमाल हुआ है, तो डेप्रिसिएशन भी 9 महीने की ही आनी चाहिए, 9/12 जी। ठीक है, बस एक ही एसेट है, एक और भी है, वो एसेट भी इसी साल में आया है, बस थोड़ा लेट आया है। वो 9 महीने इस्तेमाल नहीं हुआ, 7 महीने इस्तेमाल हुआ है। कितनों को 6 महीने लगा था, इसलिए उंगलियों पे गिन लेना है, वरना आई कैप बड़ा नहीं करता हो, छोटा कर देता है। तो चलो बड़े बनते हो तुम, उंगली पे गिन लो, कुछ नहीं होता, शर्म नहीं करनी। ठीक है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 7 महीने बनते हैं। फॉर्मूला तो सेम है जी, स्ट्रेट लाइन मेथड है, कॉस्ट रेजिडुअल वैल्यू रेट इनटू आंसर ग्रैंड टोटल 32.5 व्हाट इज क्या है? अच्छा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। अच्छा, अब ये किस दिन कैलकुलेट किया है? इसकी एंट्री किस दिन करेंगे? कर ले, 31 दिसंबर 2009। सब चुप होकर तवज्जो से इधर देखेंगे, कोई बोलेगा नहीं।
बिजली इस्तेमाल हो गई, महीना गुजर गया, बिल आ गया, आप क्या कहते हैं, बिजली का बिल बढ़ गया या हाँ बिजली का बिल एक्सपेंस बढ़ गया या कम हो गया? अच्छा, अगर पे कर दें फिर भी यही कहेंगे कि एक्सपेंस बढ़ गया या फिर कहेंगे एक्सपेंस कम हो गया? एक्सपेंस तो हमेशा बढ़ता ही है, ठीक है। पे हो गया तो कैश क्रेडिट, नहीं तो पेएबल, ठीक है ना। तो जैसे बिजली खर्च हो गई थी तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आपने बढ़ाया था, वैसे ही ये एसेट इस्तेमाल हो गया है, वैल्यू लूज कर गया है, तो ये डेप्रिसिएशन जो है ये भी एक्सपेंस है जो बढ़ गया है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक एक्सपेंस अगर बढ़े तो डेबिट होता है, तो ये हमने लिख दिया डेप्रिसिएशन, पूरा लिखना है ना आपने, तो अगर रिक्वायरमेंट होगी तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एसेट क्रेडिट। चुप करके बोलना नहीं, ठीक है। मुझे ये बताओ इस एंट्री में कोई गलती है? कतन नहीं, कसम उठवा लो कोई गलती नहीं है। शायद आपने इंट्रो में बस पढ़ी नहीं है, इसका यह मतलब नहीं है कि ये एंट्री गलत है, ये एंट्री बिल्कुल ठीक है। ये मैं आपको करना भी सिखाऊंगा, फिर इसके हिसाब से अकाउंट बनाना भी सिखाऊंगा, लेकिन जब डिस्पोजल भी कर लेंगे, एक्सचेंज भी कर लेंगे, हर चीज समेत इस सवाल को करवाऊंगा। ये गलत नहीं है, ये एक ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन है, वन ऑफ द ऑप्शन है। बस इसमें ये होगा कि इस अकाउंट का वजूद ही खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जब आएगा तब की तब देखेंगे। फिलहाल तो मैं ये बता रहा था कि ये लॉजिकली एंट्री ज्यादा अच्छी समझ आती है। क्यों? एसेट की वैल्यू में कमी, डेप्रिसिएशन, जी डेप्रिसिएशन बढ़ गई और एसेट की वैल्यू कम हो गई, तो डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, ज्यादा लॉजिकल है। लेकिन ये लॉजिकल समझने के लिए ज्यादा है, प्रेजेंटेशन के लिए ये बेटर नहीं है। आज की क्लास में प्रूफ नहीं हो सका कि क्यों नहीं बेटर प्रेजेंटेशन, हालांकि इरादा था, लेकिन वो सवाल कल पे चला गया। तो कल आते ही सबसे पहले ये प्रूफ करेंगे कि ये बेटर प्रेजेंटेशन क्यों नहीं देती ये वाली एंट्री, ठीक है। हम बहरहाल ये एंट्री फिलहाल नहीं कर रहे, ये गलत नहीं है, ये फिलहाल सिर्फ पेंडिंग है, ओके। तो इंशाल्लाह हम करेंगे। तो फिलहाल हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो बढ़ा है उसको डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, और जो एसेट की वैल्यू में कमी आई है उसको एसेट अकाउंट में क्रेडिट नहीं करेंगे, एक अलग नए अकाउंट में इकट्ठा करके इसको रखेंगे। नाम उसका कुछ भी रख सकते थे, अकाउंटेंट ने उसका नाम क्या रख दिया? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। कुछ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कह देते हैं, ठीक है। तो फिर सुनो क्या किया हमने, एसेट की वैल्यू में कमी, डेप्रिसिएशन, ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस में फेंक दिया। अब ये एसेट की वैल्यू में कमी थी, अब उसूली तौर पे इसको एसेट में से कम करना चाहिए था, लेकिन हमने कहा नहीं नहीं नहीं, एसेट को डायरेक्ट कम ना करो, इस कमी को एक अलग अकाउंट में इकट्ठा कर लो, उसका नाम कुछ भी रख लो, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रख लिया हमने। अब एसेट अलग रखो, इसके अंदर होने वाली कमी हर साल जितनी भी होनी है वो अलग रखो, जब जब बैलेंस शीट बनाओ इनको नेट करके शो कर देना। ये काम हमने इस टॉपिक में पहली बार नहीं किया था। आप लोगों ने बेसिक्स में शुरू में सेल रिटर्न पढ़ी थी? अच्छा, सेल अगर, भाई को जगाना जरा, सेल अगर बढ़े तो क्या करते हैं? क्रेडिट ना। तो सेल रिटर्न बढ़े तो सेल के अकाउंट को डेबिट करते थे? नहीं, सेल रिटर्न के बढ़ने पर सेल रिटर्न का नया लेजर खोलते थे, सेल अलग रखते थे, सेल रिटर्न अलग रखते थे। अब सेल और उसका कॉन्ट्रा सेल रिटर्न जब इनकम स्टेटमेंट बनती थी, तो चूंकि सेल इनकम स्टेटमेंट में जाती है, उसका कॉन्ट्रा भी साथ चला जाता था और दोनों नेट करके हम शो कर देते थे नेट सेल्स। परचेज बढ़े तो क्या करते हैं? डेबिट। और अगर परचेज रिटर्न बढ़े तो उसी अकाउंट को क्रेडिट करते हैं? नहीं, हम परचेज रिटर्न का अलग अकाउंट रखते थे, परचेज अलग रिकॉर्ड करता रहा, परचेज रिटर्न अलग रिकॉर्ड करता रहा। और जब प्रॉफिट एंड लॉस में जाने वाला आइटम है ना, जब ये प्रॉफिट एंड लॉस बनने लगता था तो परचेज अपने कॉन्ट्रा को लेके प्रॉफिट एंड लॉस में जाता था, परचेज का अकाउंट, वहां पे नेट करके नेट परचेज शो करते थे। एक और भी था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और डेटर्स, याद आ रहा है? डेटर्स अलग रखते थे और जिन पे शक होता था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट उनको अलग रखते थे, ठीक है। और डेटर बैलेंस शीट आइटम है, उसने बैलेंस शीट में जाना है, उसका कॉन्ट्रा डाउटफुल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट उसका कॉन्ट्रा। अब जब ये बैलेंस शीट में जाता था डेटर, अपने कॉन्ट्रा को साथ ले जाता था, करंट एसेट में हम उनको नेट करते, ठीक है। ये भी ऐसा ही है, एसेट अलग रखेंगे और उसके अंदर होने वाली कमी को अलग अकाउंट में रखेंगे, अलग अलग चलाएंगे,
जिस दिन बैलेंस शीट बननी है एसेट बैलेंस शीट आइटम है और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसका कॉन्ट्रा है। इन दोनों को एसेट अकाउंट में बैलेंस शीट में भेज देंगे। बैलेंस शीट के अंदर एसेट कॉस्ट पे नजर नहीं आएगा, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी बुक वैल्यू पे नजर आएगा। हमारी बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स की बुक वैल्यू नजर आती है। आज तो मैं बचपन की तरह से जैसे आप सीख के आए कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेशन करके शो करूंगा बैलेंस शीट में, लेकिन हम अब बड़े हो चुके हैं। जो पीपीई का नोट हमने 10वें 11वें लेक्चर में बनाना शुरू करना है ना, वो पीपीई का नोट बुक वैल्यू दिया करेगा जो बैलेंस शीट के फेस पे आती है। तब फिर मैं आपको किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी दिखा के आपको मैं बता भी दूंगा कि देखो यही काम हुआ पड़ा है। वो भी हमने चीज सीखना है ना आहिस्ता आहिस्ता करके, ठीक है। ओके, तो ये एंट्री हो गई डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। एक अकाउंट इजाफी बना रहा हूं, हालांकि उसका पर्पस भी इस अकाउंट से सर्व हो जाना था, लेकिन पहला दिन है बना रहा हूं, एंड पे बता देता हूं कि इसका पर्पस सर्व कैसे हो रहा था, ठीक है ना। तो वो है जो दूसरा हिट हो रहा है साथ अकाउंट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। ये मैंने डेप्शन एक्सपेंस लिखने की कोशिश की है, समझ आ रही है? जब छुट्टियों के बाद आए ना, अभी हाथ सीधा नहीं ना हुआ, कभी कभी नहीं, माजरत। ओके, नाउ डबल एंट्री करें, सारे रुपीज लिखें। यार वे तो जरूरत भी नहीं थी लेजर की, चलो मैंने कहा अभी आवाज आनी है, पहले ही लिख लें। ओके, नाउ एंट्री बोलो फूटो। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। तरीका वही, पहले फिगर सिर्फ 32,000 या 5, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, ठीक हो गया। अब आगे वजूहात लिख दो। 31 दिसंबर 9 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। आप यहां पे वर्किंग वन भी रेफर कर दो, यहां से निकालिए ना, ठीक है। यहां पे भी लिख दो, यहां पे लिखोगे अक्यूमुलेटेड, बस एक जगह लिख दिया वर्किंग वन। आपकी क्लास में जिक्र की है ये बात मैंने कि एग्जामिनर कमेंट्स में एग्जामिनर कहता है, नहीं की ना, पढ़ाऊंगा एग्जामिनर कमेंट्स भी आपको, ठीक है ना। तो आपको नजर आएगा कि एग्जामिनर को ये बड़ी शिकायत होती है कि बच्चा क्या करता है, बच्चा वैसे ही वर्किंग को छोड़ देता है, पर्चे में छोड़ देता है, मतलब जैसे छोड़ने तक मतलब कोई चीज छोड़ देता है, गाय छोड़ देता है घास में, ऐसे बच्चा वर्किंग को पेपर में छोड़ देता है। पता ही कोई नहीं है, वर्किंग का नंबर ही कोई नहीं है, कहां से फिगर निकल रही है, किधर जा रही है पता ही नहीं है, मुझे ढूंढने से मिल नहीं रही होती, एग्जामिनर बेचारा गिले कर रहा होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा देखना है हमने, वर्किंग करें, उससे जो फिगर निकले वो प्रॉपर जगह पे पहुंचाएं। एक और गिला भी करता है, बच्चे फिगर निकालते हैं, मुझे पता नहीं चल रहा होता कैसे निकली है, वजह बताता हूं, कैलकुलेटर पे कर देते हैं। 5-6 फिगर्स प्लस माइनस की हैं, अब कैलकुलेटर आपने साथ अटैच करके भेजा है नहीं ना, तो ब्रैकेट के अंदर वर्किंग शो करनी चाहिए थी ना, तो ये उसका गिला जायज है। इस तरह से कमेंट्स हम पढ़ेंगे, सीखेंगे कि ये क्या बातें होती हैं, क्या मसले मसाइल होते हैं, ठीक है ना। तो कोई अलग से क्लासेस या सेशंस हमें करने की जरूरत नहीं है, हम साथ साथ इंशाल्लाह रूटीन के अंदर ये काम रोज ही कर रहे होंगे, ये बातें रोज ही कर रहे हैं, एग्जाम टिप्स रोज ही होती हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ती चली जाएगी, ठीक है ना। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है, वर्किंग रेफर हो। डेप्शन एक्सपेंस कैसे निकला, ये वर्किंग देखो जी, ठीक है, वहां से निकाल के यहां पे रखा है और सही है, ठीक है ना। ये कैसे निकल आया 17.5, ये वर्किंग शो कर दिया हमने, ठीक है। हर बच्चा अपने साथ वाले को जरा जगा दे एक दफा, ठीक है, एहतियात से देख लें हर बच्चा, हाँ फीमेल स्टूडेंट्स भी, ठीक है, सब अपने हमसाये को देख लें एक दफा जी। ओके, तो ये वर्किंग हमने शो करनी है, ठीक है, और फिर वर्किंग को रेफर करना है प्रॉपरली, कोशिश करनी है इसकी, ठीक है। चले, अच्छा जी, डबल एंट्री हो गई, काम खत्म हो गया जी। ये टोटल आ गया 32,500। 31 दिसंबर 9 पर क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर 32,500 आ गई। सॉरी भाई, नजर आ रहा है, एक मिनट, इसका टोटल अब मैं नीचे वो नहीं बना रहा, ठीक है ना, समझ जाओ आप, बस ऐसी तरह आप आइंदा ऐसे भी बनाया करूंगा। खैर, 31 दिसंबर 2000 क्लोजिंग बैलेंस
यस सर, इस पे बहस करते हैं। ठीक है, पहले ये बता लूं फिर आपके सवाल की तरफ आ जाऊं। सुनो, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं इसके साथ कैरी डाउन लिखने से। मैंने पहले अर्ज किया बच्चे डिफरेंट जगहों से पढ़ के आते हैं और सब सही है, सब सही, हर बंदे का अपना तरीका होता है, ठीक है ना। लेकिन हमने बस ये करना है क्योंकि हमने अब 4.5 महीने एक क्लास में पढ़ना है, तो एक जैसा फॉर्मेट हो जाए, ये कोशिश है हमारी। ऐसे ही है ना। कैरी डाउन की बजाय कुछ इस्तिज़ा कराम यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट भी लिखते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन कैरी डाउन भी गलत नहीं है, क्योंकि मेरे इस कैरी डाउन का मतलब है कैरी डाउन जाएगा ट्रायल में। क्लोजिंग तो हर लेजर का होता है ना, ये क्लोजिंग बैलेंस ही लिखा है। अब ये क्लोजिंग भी ट्रायल में, ये क्लोजिंग भी ट्रायल में, ये क्लोजिंग भी ट्रायल में। अब जब ट्रायल से इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाने लगेंगे तो इनकम स्टेटमेंट वाले आइटम्स इनकम स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट वाले बैलेंस शीट में, एसेट जाएगा बैलेंस शीट में, अक्यूमुलेशन जाएगा उसी का कॉन्ट्रा बैलेंस शीट में, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का क्लोजिंग जो निकला हुआ वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, इनकम स्टेटमेंट में। ठीक है ना। तो इस कैरी डाउन से किधर गया, इस कैरी डाउन से परेशान नहीं होना। ये कैरी डाउन का मतलब क्या है, ट्रायल में गया है, ठीक है ना। हाँ, और अगली बात बाद में करेंगे, ब्रॉड डाउन करते हुए लड़ाई होनी है, यहां पे कोई लड़ाई नहीं है। ये सब चीजें क्लोजिंग कहां जाते हैं, ट्रायल में, वहां से कुछ इनकम स्टेटमेंट में चले जाते हैं और डेड हो जाते हैं, और कुछ बैलेंस शीट में जाते हैं और वो चलते रहते हैं। ठीक है, किसका सवाल था यहां से, नो सर वाला कौन था? सही है, समझ आ गया, बिल्कुल शीशा, पक्की बात है, बता दो। ओके, हाँ भाई, हाँ नहीं, इसको सीडी लिख लिया करो। हाँ, बैलेंसिंग फिगर भी इस तरह लिख दो, कोई मसला नहीं, बैलेंसिंग नाम ही लिखो तो काम चल जाएगा। और बताओ, बस बैलेंस लिख लिया करो इतना, ठीक है। हाँ नहीं, अगर रिक्वायरमेंट है तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस पूरा लिखना है। सीडी तो एक नॉर्म है ना, कैरी डाउन ब्रॉड डाउन, ये तो हम लिखते हैं अकाउंटेंट्स, ठीक है, तो उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर पूरा लिख लो, अच्छी बात है, वरना सिर्फ बैलेंसिंग लिखो तो काम चल जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि लिखे बगैर भी काम चल रहा होता है, लेकिन बाकी एब्रीविएशन यूज ना। छोटे छोटे सवाल, कोई बात नहीं। और कोई सवाल? सवाल ही कर लिया तुमने, मैंने कहा तो। हाँ बोलो। ये समझ आता है? ठीक है, ये मैंने कहा एक तरीका है कि डेप्रिसिएशन क्या है, एसेट की वैल्यू में कमी, ठीक है ना, उसको एसेट अकाउंट में ही क्रेडिट करें, क्योंकि एसेट बढ़े तो डेबिट, कम हो तो क्रेडिट। लेकिन ये अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं है, इसकी बजाय अच्छी प्रेजेंटेशन क्या है, हम एसेट अकाउंट के अंदर सिर्फ उसकी कॉस्ट रहने दें और उसके अंदर होने वाली कमी जो हर साल होनी है उसको अलग अकाउंट में इकट्ठा करते रहे। अभी अगले साल में भी बढ़ाएंगे ना इसको, अलग साल में अलग अकाउंट में इकट्ठा करते रहे, और जब बैलेंस शीट बने तो एसेट अकाउंट से कॉस्ट उठाएं, अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट से उसकी कमी उठाएं, दोनों को नेट कर दें, अल्टीमेटली पहुंच तो वहीं जाना है। ये बेटर क्यों है, ये अब आज प्रूव नहीं कर सका, पिछली क्लास असल डिसाइड करती है ना कि आपने कितना पढ़ना है। तो पिछली क्लास में ये सवाल देख लो, अब आपके सामने ही है, सवाल तो छोटा सा था लेकिन हम बहुत सारी चीजें जो इसमें कर रहे हैं, अपने फॉर्मेट्स को आज तरतीब दे रहे हैं, बुनियाद बना रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है ना। तो ये सवाल पूरा होगा, अभी आप देखोगे एक्सट्रैक्ट्स बनेंगे, प्रूफ कल करके आपको बताऊंगा कि जब दोनों ही सही है तो फिर ये क्यों नहीं कर रहे, करते दोनों ही है, बेटर इसको क्यों नहीं कह रहे, बेटर इसको क्यों कह रहे हैं, ये प्रूफ अब कल होगा, आज की क्लास में नहीं हो पाएगा, टाइम कम है, ठीक है। ओके, अच्छा कहां थे हम, हाँ, ये सब कुछ क्लोज हो गया है, सब कुछ क्लोज हो गया है, तो एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं। मिस्टर बाबर आजम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वैसे तो अंग्रेजी नाम इसका है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, लेकिन ये फिर पूरी बात नहीं है ना, अगर मैं लिख दूं तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में आपको नहीं पता, अब पता लगेगा, आपको लग पता जाएगा, पता लगेगा, ठीक है, कि स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में दो चीजें होती हैं, दो हिस्से होते हैं इसके, एक प्रॉफिट एंड लॉस होता है, दूसरा अदर कंप्रीहेंसिव, ट्रेडिंग अकाउंट उसी के अंदर होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, चुप करके सुनो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और दूसरा अदर कंप्रीहेंसिव इनकम होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रियलाइज्ड प्रॉफिट्स होते हैं और अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स होते हैं। अब ये सारी चीजें क्या हैं, वक्त आने पर सब पता लग जाएगा। ये पूरा फॉर्मेट
जिसमें स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में प्रॉफिट एंड लॉस चीजें चलती 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 पैट तक आएंगी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, फिर ओसीआई अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, और चलते चलते फिर टोटल कंप्रीहेंसिव। ये सारा फॉर्मेट जाके बनेगा कहीं 50 to 55 लेक्चर में जाके, 50-55 लेक्चर में जब आप पहुंचेंगे ना, हम वहां पे हम एक टॉपिक करेंगे स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम बनाने वाला, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वाला उसमें। वरना वैसे तो ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम आपका सिलेबस है एफएआर 2 का, यहां नहीं बनानी, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाने के लिए इसका फॉर्मेट समझाना जरूरी है, तो मैं वहां पे समझाता हूं। तो वहां पे जाके आपको पता लगेगा प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, ओसीआई क्या होता है, कौन सी चीज कहां जाती है, सारी चीजें वक्त आने में पता लग जाएंगी। फिलहाल 50-55 लेक्चर तक इसके लिए वेट करना पड़ेगा। डस्टर किन्हें लुकोया। लेकिन अगली बात, प्रॉफिट एंड लॉस पूरा भी नहीं बन सकता, प्रॉफिट एंड लॉस भी पूरा नहीं बन सकता। पूरा प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी एड ओआई लेस। अब बड़े हो गए तो आप यहां पे एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस एफएआर 2 में जाकर ना क्लासिफिकेशन करेंगे, लेकिन बचपन में तो आप ये करके आए, लिखा एक्सपेंस तो सारे जान दे एक्सपेंस। यहीं पर एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी आ रहा होता है और चीजें चलते हैं, और ये नेट प्रॉफिट ये आपने बनाया हुआ है, ठीक है ना। अब सिर्फ ये एक फिगर हमें पता है, बाकी कुछ नहीं पता, तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं ना लिख सकते, ना सारा बनाने बैठ जाएंगे, ठीक है ना। हमने तो सिर्फ ये बताना है कि हमारे इस सवाल से रेलेवेंट कौन सी फिगर इनकम स्टेटमेंट में जानी है, कौन सी फिगर बैलेंस शीट में, इसे कहते हैं एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो इस पूरे सवाल में से देखें तो ये एसेट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, है ना। खुदा का खौफ करो, एसेट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, जाके बैठे यार क्या कर रहे हो, अक्यूमुलेटेड डेप्शन जाता है सिर्फ, ये भी कॉन्ट्रा एसेट है, उधर ही जाएगा। तो फिर रह क्या गया, लेट मी सेट माई हेलमेट। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वो वाहिद फिगर है जो प्रॉफिट एंड लॉस में जानी है। तो इस सवाल में तो सिर्फ एक ही फिगर है, सारा प्रॉफिट लॉस में बन ही नहीं सकता, इसलिए इसके साथ हम लिखा करते हैं फिर एक्सट्रैक्ट्स, सिर्फ रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स हम बनाते हैं, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, ले जाओ, लो यहां पे नजर आएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा लेट्स ऐसी थोड़ी, वैसे तो नहीं रिक्वायरमेंट, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूं, ये रिक्वायरमेंट क्या थी, एक्सट्रैक्ट्स। तो यहां पे मैंने पूरा मिस्टर बाबर पूरा प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है, पीएनएल नहीं लिखना, ठीक है ना, ये भी मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। उसके बाद पूरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, हर चीज पूरी लिख रहा हूं, ठीक है। आगे एब्रिविएशन यूज कर लें, कोई मसला नहीं, वो वर्किंग्स होंगी, समझ रहे हो ना बात को। रिक्वायरमेंट में कोशिश करनी है एब्रिविएशंस को अवॉइड करने की, ठीक है, वर्किंग में गुंजाइश होती है। अच्छा भाई, जो कि कुछ बच्चे ना साथ साथ नोट करने की बीमारी भी होती है उनको, इसलिए उनके लिए मैं दोनों साल साथ ही लिख रहा हूं, वरना मैं ये बाद में लिखता। बहरहाल मुझे दोनों 2 साल करने में सवाल में, हो गया, अभी पहला ही नहीं खत्म हो रहा तो दूसरा, और पहले का ही मसला है, दूसरे में तो फिर कुछ है ही नहीं, वही चीजें दोबारा, और हर रोज फिर यही चीजें, फिर मसला नहीं है। पहले दिन बस ऊंट को रिक्शे में बिठाना पड़ता है, जब वो बैठ जाता है उसके बाद फिर चलता रहता है रिक्शा। ये मैंने क्या किया, ये क्या किया मैंने, पहले 10 लिख दिया, फिर 9 लिख दिया। IAS 1 की रिक्वायरमेंट है कि पहले देखो ना, आप अगर आप 10 की वर्किंग कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आप 10 में मौजूद हो ना, तो 10 जो है ना करंट ईयर है वो पहले शो करें और फिर उसका कंपैरेटिव। अच्छा 10 का कंपैरेटिव क्या होगा, 10 का कंपैरेटिव 8 भी तो होगा, हो ही नहीं सकता, ये याद रखने वाली बात है। पर्चे में कह दे प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 10 इंक्लूडिंग कंपैरेटिव। तो आप बैठे हुए हो, सवाल के अंदर डाटा 5 साल का गिवन है, आप बैठे हुए हो 10 के साथ 9 8 7 6 5, फिर सर पेपर ही नहीं सॉल्व हुआ, सर 75 नंबर का ही हुआ, तो उन्होंने छीन लिया पेपर, बहुत लेंथी था। और यार तुमने रिक्वायरमेंट पढ़ी थी, तुम्हें पता था क्या कह रहा है वो। तो कंपैरेटिव सिर्फ, हाँ बस एक टॉपिक सिर्फ है IAS 8, उसके अंदर जाके हम 3 साल की बैलेंस शीट भी बनाते हैं, वरना कंपैरेटिव सिर्फ 1 साल का ही देना होता है, ठीक है, और वो इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर होता है, ओके। लेकिन पहले आप करंट ईयर को लिखा करें।
अगर शुरू में आदत नहीं है तो चलो 1-2 दिन आप पहले 9 और फिर 10 और इस तरह से लिखते रहो, लेकिन मशवरा यही है कि डे 1 से ऐसे कर लो तो बेहतर है। ठीक हो गया? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है? ये थोड़ी सी जगह ना बचा ले, तुम जरा ऊपर हो जाओ भाई। अच्छा, अब कुछ खवातीनों हजरात उठेंगे और कहेंगे हमने इंट्रो के अंदर एक्सपेंसेस के साथ ब्रैकेट लगाई थी, आपने ये ऐसे ही लिख दिया है। ठीक है, उनकी बात मान लेता हूं, ऐसे कर देता हूं। वैसे ये ना भी करे ना तो यहां जो लिखा हुआ है ना डेप्रिसिएशन के साथ एक्सपेंस, वो इनफ था, तो साइन ब्रैकेट लगाएं ना लगाएं कोई मसला नहीं है। ठीक है, लो जी, इनकम स्टेटमेंट में तो हमारे इस सवाल में से सिर्फ यही जाना था। ओके, क्लास का टाइम कितने बजे तक है? 10:55 तक क्यों है? कम नहीं है? अच्छा चलो, अभी तो बहुत टाइम है, तो 10 मिनट तो लीगल वाले पड़े हैं। अच्छा, उसके बाद बैलेंस शीट की बात करते हैं। बस और कुछ नहीं है इनकम स्टेटमेंट में। देखो अब इनकम स्टेटमेंट क्लोज हो गई, तो पूरी इनकम स्टेटमेंट तो नहीं ना बन सकती। मिस्टर बाबर आजम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बन गया, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लिख लो। चलो आज पहला दिन है, बैलेंस शीट भी लिख लो, कोई मसला नहीं। लेकिन पर्चे में अगर वो मांगेगा तो बीएस नहीं लिख देना, बैलेंस शीट पूरा लिखना है। ठीक हो गया जी? अब बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज और कैपिटल और ये चीजें आती हैं, बैलेंस शीट आइटम्स आते हैं। ठीक है, तो आपका ये एसेट है जो आपका कई साल फायदा देने जा रहा है। आपको कैसे पता? आपको उन्होंने लिखा हुआ है कि टॉपिक में, इस टॉपिक में सवाल है, इसलिए भाई 10% का मतलब दूसरी तरह क्या है? 10 साल, यानी इस एसेट ने 10 साल रहना है हमारे साथ। ठीक है, 10 साल फायदा देगा ना, तो ये तो नॉन करंट एसेट हुआ। ये क्या है? तो बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग में हम लिखा करेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। लेकिन आज नहीं, आज मैं एसेट ही लिख दूंगा। व्हीकल लिखा होगा 1-2 दिन व्हीकल लिख देंगे, मशीनरी लिखा होगा मशीनरी लिख देंगे। लेकिन दरअसल जमाई नहीं लेनी। अगला बंदा जा रहा था तुम्हारे मुंह में, अल्लाह ने बचाया, सदका देना तुम। अच्छा जी, अच्छा जी, तो नॉन करंट एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में जो लफ्ज आता है आईएस 16 के तहत, वो तो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। वो जब नोट बनाना सीख लेंगे ना, तो उस नोट का नाम ही प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होगा। वहां से बुक वैल्यू निकलेगी, फेस पे आएगी एक फिगर। लेकिन फिलहाल पहला दूसरा दिन है ना, तो अभी चलने दें, अभी इंट्रो ही चलने दें, ये इंट्रो ही चला लेते हैं। ठीक है ना? तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर एसेट अकाउंट का क्लोजिंग आएगा कितना? 500। और अब इसका दुश्मन भी साथ आएगा, बड़ा दुश्मन है, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का क्लोजिंग। वो कितना है जी? 32.5 और बीवी 0.5। तो इस तरह की बैलेंस शीट बनती नहीं। हम प्रोफेशनल हो गए आप, आपकी बैलेंस शीट के फेस पे 467.5 आ रहा हुआ करेगा अगर एक ही एसेट होगा इसके पास। तो इस तरह से ये वर्किंग बैलेंस शीट के फेस पे शो नहीं किया करेंगे, ये हम आगे नोट्स में, आगे वर्किंग में शो करेंगे। बहरहाल फिलहाल तो यही शो करेंगे। ठीक है जी, ये आपका 2009 कंप्लीट हो गया है। कोई क्वेश्चन है यहां तक तो पूछे जी जी। क्योंकि डेप्रिसिएशन से का पता है कि इसके अलावा कोई और है नहीं, ये फिक्स एसेट की डिटेल तो गिवन है। लेकिन कैश के बारे में मैंने कहा था, कोई ओपनिंग नहीं गिवन, कोई डेबिट्स क्रेडिट्स और नहीं गिवन, क्लोजिंग कितना निकले वो नहीं पता। तो बैलेंस शीट के अंदर तो क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं ना, तो वो 200 रुपए तो सिर्फ पे हुआ है और 300 सिर्फ पे हुआ है। तो ये पे होना, फिर यहां पे मैं कहते हो तो यहां पे नेगेटिव 500 शो कर देता हूं। कैश नेगेटिव एसेट कर दूं? नहीं ना हो सकता, डाटा नहीं है। पूरा डाटा दे दे कैश का, तो उसका लेजर भी बना लेंगे, उसको भी बैलेंस शीट में शो कर देंगे। और दूसरों के सवाल भी तुम्हारे सवाल होते हैं, चुप करके सुना करो। चलें आगे, 1 मिनट है नोट करने के लिए। वैसे तो साथ नोट कर रहे हैं, लेकिन कोई रहता हो तो पिक्चर लेनी। पिक्चर ऐसे एक ही बार लीजिएगा, बस सब रह क्या गया, बस थोड़ा सा रह गया।
अगला साल तो ऐसे ऐसे 2 मिनट में हो जाना है, क्योंकि कोई नई चीज नहीं है, जोर लगा लिया हमने लगाने। और पाए ना क्या हाल? भाई समझ आ रही है? किनका आज पहला दिन था, जरा दोबारा हाथ खड़ा करें, बार बार ज़ियारत करने का दिल कर रहे हैं, हाथ खड़ा कर दें जरा प्लीज। आप लोगों को समझ आ भाई, आज स्पेशल है ना, आज आप गेस्ट हैं हमारे हैं, कल आप आए ही नहीं, आपने नखरा किया, आज आप तशरीफ ला रहे हैं, तो फिर दूसरा दिन है, हाथ खड़ा करें दोबारा। हाथ भी नहीं खड़े हो रहे। ये समझ आ रही है जो पढ़ रहे हैं आज? भाई समझ आ रही है? भाई वो नीचे हाथ तो कम, जो जिसने कम हाथ ऊपर किया हुआ है, इसी बात में तेज कर लेना, हम खुद ही करते हैं, बस परेशानी नहीं है, खैर कर लो, छुपने की जरूरत नहीं है मेरी क्लास में। मैं तो खुद बच्चों को कहता हूं 3-4 बच्चे रख लें रिमोट अपने पास, इसलिए इधर ध्यान रखो, जब करना हो जो करना हो वो बस कर लेना, अगर मैंने चेंज करवाना हो तो मैं फिर चेंज करवा दूंगा, ठीक है भाई? आपको समझ आ रही है? आ जाए हैं ना आप? चले अच्छा जी, बस अब बहुत हुआ, जो हो गया नोट हो गया, बाकी फिर करें। अगला साल शुरू हुआ, सबसे पहला काम एडिशन की एंट्री करेंगे जी? नहीं, सबसे पहला काम क्लोजिंग बैलेंसेस को ओपनिंग बनाना होता है, ठीक है? तो सबसे पहले इस साल को क्लोज करो, अगले साल की हेडिंग देते हैं और ओपनिंग बैलेंस की एंट्री बता दें क्या होगी। ओपनिंग क्लोजिंग की कोई एंट्री नहीं होती, पहले क्लोजिंग की एंट्री की है कोई? क्लोजिंग सीडी के तौर पे लेजर में लिख लेते हैं और ओपनिंग को बीडी के तौर पे उसी लेजर के अंदर लिख लेते हैं, उसकी रेलेवेंट जगह पर साइड पर। ओपनिंग क्लोजिंग की जनरल एंट्री नहीं होती, ठीक है ना? बस लेजर में लिख लेते हैं। तो लिख लें 1 जनवरी 2010 ब्रॉड डाउन 500, ये भी इधर ही आएगा, क्यों? तो फिर ये भी क्रेडिट साइड पे लिख लें। डेबिट बैलेंस था, नॉर्मल इसकी डेबिट साइड है, जब ओपन करेंगे तो डेबिट। एक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट नॉर्मल है, तो जब रीओपन करना है इसको अगले साल में, ओपनिंग लिखना है तो क्रेडिट साइड पे, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक हो गया? फिर क्या हुआ? फिर एक और एडिशन हुआ, किस दिन? 1/9/10। एंट्री फरमा दें क्या होती है? एसिड डेबिट 500 से। ओ यार, पिछली क्लास में भूल गया था, यहां पे नरेशन ही नहीं लिखी है, आप लोगों ने पूछा भी नहीं। यहां पे नरेशन लिख लें, रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन ऑफ 2009। बहुत मुश्किल नरेशन थी जो आप खुद लिख भी नहीं सकते थे, है ना? देखें, आसान सी बात है, डेप्रिसिएशन ऑफ 2009 रिकॉर्डेड या डेप्शन ऑफ 2009 चार्ज, कुछ भी लिख लें यार, जो डेप्रिसिएशन की एंट्री है बस नीचे अंग्रेजी लिख दें, एक लफ्ज 2-3 लफ्ज लिख दें, डेप्रिसिएशन ऑफ 2009 रिकॉर्डेड या चार्ज। ओके, अच्छा चलें वापस आए जी। एसिड खरीदा, इसकी नरेशन में पहले लिखवा चुका हूं, आप बेशक लिख लीजिएगा, मैं दोबारा नहीं लिख रहा। एसिड डेबिट कैश क्रेडिट, लेजर में कर लें एंट्री, करवाओ। एसिड डेबिट कैश, दिमागों में क्रेडिट। यहां पे लिखा हमने 1/9/10 और यहां पे कैश, और कोई एडिशन नहीं है। अब जी 1000 हो गया बढ़ के, इधर भी आ गया 1000, तो हम यूं कह सकते हैं कि 31 दिसंबर 10 को हमारे पास 1000 रुपए के एसेट्स पड़े हैं, कॉस्ट है ये इनकी। क्या है भाई? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अलग आने का मतलब ही यही होता है कि एसेट अकाउंट एट कॉस्ट बन रहा है,
क्योंकि एसेट के अंदर होने वाली कमी को तो इधर आने नहीं देते, वहां पे तो हमेशा कॉस्ट पड़ी रहती है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको भी क्लोज कर दें बस। क्यों, क्या करना रह गया? ओके, तो डेप्रिसिएशन करते हैं जी। हमारा एक नया एसेट आ गया माशाल्लाह। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 10, तो एक नया एसेट आ गया जी हमारे पास। दो नहीं है, एक ही है, ठीक है ना? फॉर्मूला तो वही है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इंटू रेट इंटू सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने महीने? 4 महीने। कर दें जी, कर दें जी बेटा। ये डॉट्स नहीं है, ये 2 लाइनें छोड़ी हैं मैंने। आप रुक जाए ना, आप लोग कौन सा साथ नोट कर रहे हैं? 2-3 लाइनें छोड़ी हैं मैंने। छोड़ दो ना, नोट ना करो ना, सब्र करो ना। इधर 1 लाइन छोड़ी थी, इसी वजह से छोड़ी होगी। अच्छा, अब बस टोटल कर दें। अब यही डेप्रिसिएशन है इस साल की। हाँ, क्या मसला है भाई? ये एसेट्स की लाइफ 10 साल है, रेट को देख के पता लग रहा है। तो जो एसेट, वो जो पिछले साल में 2 एसेट्स आए थे, वो क्या पिछले साल 10 साल सारे का सारा 10 साल डेप्रिसिएट कर दिया था हमने उनको? हर साल उन्होंने डेप्रिसिएट होना है। बल्कि इस साल तो इन लोगों ने पूरा साल, इन दोनों ने पूरा साल डेप्रिसिएट होना है। इन पे कोई फ्रैक्शन नहीं लगना। ये वो एसेट्स हैं जो ओपनिंग डेट पे हमारे पास पड़े हुए हैं। तो हमारे इस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के फॉर्मेट के अंदर सबसे पहली चीज जो हुआ करेगी, जो मैंने यहां नहीं लिखी थी क्योंकि यहां पे कुछ था नहीं, वो हुआ करेगी ऑन ओपनिंग एसेट्स। क्योंकि एसेट्स ही नहीं थे ओपनिंग डेट पर पिछले साल में, तो डेप्रिसिएशन भी नहीं थी। लेकिन यहां पर ओपनिंग एसेट्स मौजूद हैं, तो इनको डेप्रिशिएट भी करना पड़ेगा ऑन ओपनिंग एसेट्स। अब मेरा आपसे सवाल, वैसे पहले बात कर चुका हूं। स्ट्रेट लाइन मेथड हो, स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो रेट हर साल कॉस्ट पे लगता है या बुक वैल्यू पे? ये आपने होमवर्क में सवाल किया था। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू रेट, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, कॉस्ट माइनस हर साल रेट किस पे लग रहा है या लाइफ किस पे डिवाइड हो रही है? क्योंकि ये कौन सा मेथड है? तो स्ट्रेट लाइन मेथड में एसिड की जिंदगी का जौन सा मर्जी साल हो, रेट ने किस पे लगना है? अब जो पिछले साल हमारे एसिड्स पड़े थे, वो इस साल में ओपनिंग बन गए? और बोलो, पिछले साल क्लोजिंग में जो थे, इस साल ओपनिंग बन गए? उनको यहां से ढूंढना शुरू कर दें? पागल नहीं है, जब लेजर बना लिया है तो इधर आएंगे। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, बुक वैल्यू या कॉस्ट? एक की या सब की? इस दफा वाला तो अलग कर लिया ना भाई, इसका वो सब की मतलब 2 हैं या 200 हैं जो ओपनिंग डेट पे पड़े, उन सब की हमें क्या चाहिए? कॉस्ट। कॉस्ट क्यों चाहिए? स्ट्रेट लाइन मेथड है, कॉस्ट क्यों चाहिए? ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ आप लोगों के लिए ब्लू मार्कर से मैं फॉर्मूला लिखने लगा हूं आज। ठीक है, कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड में जब भी डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो हम ओपनिंग कॉस्ट लिया करेंगे ऑफ ऑल एसेट्स और उस पे लगाया करेंगे रेट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होगा। और एक बात याद रखना, दोबारा बाद में बताऊंगा, एक बात पहले याद रखें। वो बात यह है कि हम कभी भी यहां पर फ्रैक्शन नहीं लगाएंगे, नेवर अप्लाई। उसकी वजह यह है बच्चों कि देखो, आपने जो इस साल में खरीदा वो तो वैसे ही अलग कर दिया, उसको अलग डेप्रिसिएट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह कल जब हम डिस्पोजल सीखेंगे तो जो एसेट बिक रहा होगा उसको भी यहां से निकाल लेंगे, क्योंकि जो एसेट दौरान साल खरीदा वो इस साल के शुरू में नहीं था, एंड पे पड़ा है, कुछ महीने इस्तेमाल नहीं हुआ। जो एसेट दौरान साल बिक जाएगा वो साल के शुरू में होगा, एंड में नहीं होगा, कुछ महीने कम होंगे साल में से, तो वो यहां पे नहीं रखेंगे। क्या करेंगे वो तो कल देखेंगे। यहां के लिए उसूल क्या है, यहां पे हमने कभी भी फ्रैक्शन अप्लाई नहीं करना। ठीक है, यहां पे हमने हमेशा सिर्फ, अब उर्दू में बता रहा हूं ये बात,
हमेशा सिर्फ वो एसेट्स लेने हैं जो साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक हमारे पास मौजूद थे। अब जो हमने इस साल खरीदा है वो क्या साल के पहले दिन मौजूद था, इसलिए यहां पे नहीं आया। अगर कोई बिक जाएगा तो वो कल देखेंगे, वो भी यहां पे आने नहीं देंगे। यहां पे सिर्फ वो एसेट्स रखने हैं जो साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक हमारे पास रहे। तो कह सकते हैं यहां पे कभी भी फ्रैक्शन नहीं लगाना। अब आपका सवाल, लेंगे क्या चीज, उन ओपनिंग एसेट्स की बुक वैल्यू लें या कॉस्ट लें? बोलो बेटा, कॉस्ट क्यों लें? स्ट्रेट लाइन मेथड है, जो 10वां साल हो 5वां साल हो एसेट की जिंदगी का, रेट किस पे लगता है? कॉस्ट पे। तो इसलिए हमें उन पिछले साल वाले एसेट्स की कॉस्ट चाहिए। अलग अलग ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब दोनों ही साल के पहले दिन अवेलेबल हो गए हैं और साल के आखिरी दिन तक पड़े हैं, तो ये ओपनिंग कॉस्ट यहां से उठाओ, ये उन दोनों एसेट्स की ओपनिंग कॉस्ट है, इसी के ऊपर रेट लगना है और कोई फ्रैक्शन अप्लाई नहीं होना। ठीक है, तो यहां पे आके हमने, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें बदलेंगी बस। दूसरा मेथड आएगा, ये बदल देंगे, डिस्पोजल आएगा, यहां कोई चीज ऐड कर देंगे, ये इस तरह से वर्किंग का फॉर्मेट कोई नहीं बदलने वाला, बिल्कुल ठीक है इंशाल्लाह। तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल कितनी है? इनटू रेट। ठीक है बच्चों, अलग अलग करते तो अलग अलग भी आ सकता था। जी बोले बेटा, अगर 2009 होता तो यहां पर इसके नीचे उसकी भी डेप्रिसिएशन आती। ठीक है ना, अभी होमवर्क के अंदर सवाल शुरू यहां से होगा। ये सवाल में तो पहला साल सिफर था ना, दूसरे साल में कुछ आया, ओपनिंग कुछ था नहीं। असल में यहां पे ये सिचुएशन है। ठीक है, मैंने लिखी नहीं थी, मुझे जरूरत महसूस नहीं हुई थी। ठीक है ना, ओके सही है। चलो जी भाई, तो कितनी डेप्रिसिएशन आ गई? 50, और ये बन गई डेप्रिसिएशन की एंट्री बोले, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 66 पॉइंट, डेप्रीसिएशन ऊपर नहीं ना लिखा था, यहां लिख देता हूं, ऑफ 2010 रिकॉर्डेड। डबल एंट्री पोस्ट करवा दो। ओहो, इसका तो ब्रॉड डाउन लिखा ही नहीं हमने। लिखना था ना, लिखना था, नेवर नेवर एवर। ठीक है, जो प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स होते हैं, इनकम्स और एक्सपेंसेस होते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आते हैं, वहां से नेट होकर प्रॉफिट या लॉस निकलता है, वो भी वहां से निकल के कैपिटल में ऐड या लेस हो जाता है। अगले साल प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ नहीं पड़ा होता। ठीक है ना, तो प्रॉफिट लॉस का कोई भी आइटम है, उसका क्लोजिंग अगले साल ओपनिंग नहीं बनता, क्योंकि वो फॉत हो जाता है। वो प्रॉफिट लॉस में जाता है, वहां से नेट प्रॉफिट या लॉस में बदलता है, और वहां से फिर कैपिटल में ऐड या लेस हो जाता है। ठीक है, तो इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, उसकी एंट्री 66 पॉइंट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। वही वर्किंग वन में ये निकला है 31 दिसंबर 10। जी सही है, ठीक है, कोई नई चीज नहीं थी इस साल में। ठीक है ना, सिवाय इस ओपनिंग के। जी टोटल क्या हो गया? 99.17। तो 31 दिसंबर 10 पर क्लोजिंग बैलेंस आ गया 99.17। इकतीस दिसंबर 10 पर क्लोजिंग 66.67। तो इसलिए मैं कह रहा था कि इस लेजर का काम यहां से भी चल जाता है। जैसे इस लेजर में सिर्फ इस साल का एक्सपेंस आ रहा है, वो तो यहां भी आ रहा है, ये सिर्फ इस साल का एक्सपेंस है 32.5, ये सिर्फ इस साल का एक्सपेंस है 66.67, और ये एज ऑन क्लोजिंग है, एक्यूमुलेटेड। तो इस लेजर को इसलिए भी ना भी बनाते तो काम चल जाना था। बहरहाल पहला दिन था, हमने बना लिया। एक्सट्रैक्ट्स की तरफ आते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इस साल का 99.17 नहीं है, गलती करोगे, वो तो 2 साल की डेप्रिसिएशन है। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर बनता है, सिर्फ 1 साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना बनेगा? ठीक है जी। और एसेट का क्लोजिंग हो गया है बढ़कर 1000, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 99.17, बुक वैल्यू। ठीक है जी,
लो भाई, आखिरकार सवाल पूरा हो ही गया। उधर ही रखिएगा भाई, उन्हें तस्वीर बनानी होगी। जी बेटा बोले। बेटा इस जगह पे हम सिर्फ उन एसेट्स को लेते हैं जो साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक हमारे। फ्रैक्शन इसलिए नहीं अप्लाई करेंगे कि फ्रैक्शन तब अप्लाई करते हैं जब पूरा साल इस्तेमाल ना हो। साल में से 10 महीने, 9 महीने, 8 महीने इस्तेमाल हो, तो वो वाले एसिड यहां रखने ही नहीं है, या एडिशन में ले आएंगे या कल इंशाल्लाह डिस्पोजल में ले आएंगे, यहां नहीं छोड़ेंगे। यहां सिर्फ वो एसिड रहेंगे तो साल के पहले दिन भी थे, साल के आखिरी दिन भी हैं, यानी पूरा साल इस्तेमाल हो गया। ठीक है। अच्छा जी, अब अगर होमवर्क पे गौर फरमाएं तो अपने आज वाले हैंडआउट में तो एक तो आपको ये क्वेश्चन भी आज होमवर्क में करने पड़ गए, जाहिर है कल मैं करवाऊंगा। इधर देखें, आपके आज वाले हैंडआउट में 17 और 18। ठीक है, 17 सिंपल है बिल्कुल, लेकिन इससे कल प्रूफ करूंगा कि ये बेटर क्यों है प्रेजेंटेशन वाली एंट्री, वे समझाना है इससे। लेकिन करके आइएगा, मैं कल दोबारा करवाऊंगा। ये सवाल भी मैं करवाऊंगा, लेकिन करके आइएगा, मैं चेक भी करूंगा। ठीक है। अच्छा, आप सुने, इस सवाल में क्या है, एज ऑन 1 जनवरी 12 ओपनिंग बैलेंसेज अवेलेबल हैं। जो आपका सवाल था बेटा, ये सवाल ही जो मिस्टर एहसान वाला है, ये यहां से शुरू हो रहा है। यहां से एसिड का भी ओपनिंग आ रहा है, अक्यूमुलेटेड एडिशन का भी ओपनिंग आ रहा है। तो ये पहला साल ही इसका आपकी वर्किंग में ये बनेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद होमवर्क वाले सवाल 19, 14, 15, 16 ये कल वाले कैरी फॉरवर्ड हो गए। ठीक है ना। तो ये 5-6 सवाल हैं, हर सवाल को 10 मिनट के अंदर अंदर आपने करना है। ये ज्यादा टाइम दे रहा हूं, और कल जब क्लास में करवाऊंगा तो 5-5 मिनट में, 6-6 मिनट में करवाऊंगा, स्पीडो स्पीड। ठीक है ना। 10 मिनट में टाइमर लगा के ये सवाल आपने सारे अटेम्प्ट करने हैं। कुछ करवाऊंगा, कुछ के सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।